Good evening, ma'am. आज पढ़ेंगे लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। कोई यार हिंदी की बुक से करा दो पहले। Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good Audible? evening, ma'am. Okay. Okay. पेपर फोर्थ ए में हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है. We will complete it. Then we will start paper fourth B. So be ready with both the books. ठीक है? Be ready with both the books. तो today's topic is आपका है स्कीमा थ्योरी की थी हमने लास्ट क्लास में. अभी चलेंगे लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है? पहले हिंदी की बुक से करा देते हैं. बाद में तो हिंदी के बच्चों की कंप्लेंट रहती है. उसके बाद फिर हम इंग्लिश से भी करेंगे. मैम इस पेपर में लैंग्वेज का क्वेश्चन जरूर आ रहा है. मैंने 4-5 बार देख लिया लास्ट पेपर में. हाँ लैंग्वेज. पेपर ही लैंग्वेज का है. नहीं एक क्वेश्चन कंपलसरी लैंग्वेज का ही आ रहा है. लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एलएससी अप्रोच तो एक क्वेश्चन फिक्स है. मैंने बोले पूरा पेपर उसमें तो आता ही आता. फिक्स है वो. इसलिए लास्ट ईयर का पेपर सोल्व कर रहा था, देख रहा था. पाठ्यक्रम में भाषा किस तरह सहायक है, ये क्वेश्चन आ रहा है. वही तो एलएससी अप्रोच है इंग्लिश में. ठीक है? भाषा ही नहीं आएगी तो पाठ्यक्रम में बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ो. ठीक है? वही तो कहता है एलएससी अप्रोच. रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश वाले देखिए पेज नंबर 108 पे. हिंदी में भी बताते हैं. आपको कुछ टॉपिक में थोड़े बहुत अलग भी है ना. आप लोगों को देखना इसकी थ्योरी है. है सारी चीजें हैं. ठीक है? इसमें तो ठीक है. बाकी कुछ जो है तो देखने पड़ेंगे. अलग से लगती है आपने कुरुक्षेत्र की क्लास थोड़ी अलग से भी लगानी पड़ेगी. ये वाली बुक है ना. आपकी इंग्लिश बुक है हिंदी नहीं है. पेज ही नहीं. नंबर भी इसके सीक्वेंस पता है. 128 के बाद 145 कुछ दिखा भी क्या तो नहीं है ना उसे. चेंज हो जाएगा ना. मैं बोतल दिखा देना ना. अंदर का नहीं पता होता है. देखना दूसरा होगा चेंज करेंगे.
ये ऑडियो तो मैंने पूछ लिया था स्टार्टिंग में। नहीं वो रिकॉर्डिंग्स को पूछ पहला है आपकी रिपोर्ट की ब्रीफिंग को समझना, सेकंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिस चीज के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए भेजते हैं ना, ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग जो करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। स्टेज 3 है आपका ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, आपको जो भी लिखना है उसको ऑर्गेनाइज करें। इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे आप रिपोर्ट को, है ना, बीच का कंटेंट कैसा डालोगे, ऐड कैसे करोगे ताकि पढ़ने में अच्छा रहे, इंटरेस्टिंग भी लगे। एनालाइजिंग योर मटेरियल, जो भी आप लिख रहे हो उसको एक बार एनालाइज करो, कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही है। मैम पेज नंबर ग्रामेटिकल और बाकी चीजें भी। यस, पेज एक्सक्यूज मी नंबर मैम, हिंदी। इन इंग्लिश बुक it's on कैसी है? 112. In English, हिंदी में मैम। Balaji 112. Report writing we are doing. और पेपर कौन सा चल रहा है मैम? 4th ये चल रहा है आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ओके ओके मैम। ठीक है, अभी तो इसका टॉपिक रहता था ना, पहले 2-3 टॉपिक से इसको खत्म करेंगे, फिर हम 4th बी पे आ जाएंगे। Ma'am, have you completed relationship between reading and writing? Page Yes, number yes, it's 108. completed. It's completed. There are only 2 or 3 points. It's completed. मैम अभी तो आपने शुरू किया था, फिर आपकी आवाज नहीं आई। आपको आप सुनाई नहीं म्यूट पर चल नहीं, आप म्यूट पर थे, इतनी देर से तो म्यूट पर थे। हैंड रेज भी किया हुआ है। या 20 मिनट से मैं म्यूट पे चल रहा था, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अभी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, फिर से रिपोर्ट राइटिंग आपने सुनी स्टार्टिंग से? नहीं मैम, नहीं सुनी नहीं है, तभी मैम, तो कंफ्यूज है कुछ हम नहीं लोग। सुना। कोई बात नहीं, अभी रिपोर्ट राइटिंग से शुरू करते हैं, एंड में एक बार रिलेशनशिप में बता दूंगी, ठीक है, वो बहुत छोटा ओके सा मैम, पॉइंट है। ठीक है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं, स्टेप्स कैसे लिखते हैं। स्कूल में सबने रिपोर्ट लिखे होंगे, रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाती है, ठीक है, स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग किया है सबने, ठीक है, तो उसके स्टेप्स लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते कैसे। पहले अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट ब्रीफ, जिस चीज के ऊपर भी रिपोर्ट लिखनी है ना, उसकी ब्रीफिंग को समझना कि क्या क्या हुआ था, कैसे लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड होता है गैदरिंग एंड सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, कैसे इंट्रोडक्शन करोगे, बीच का कंटेंट कैसा होना चाहिए और एंड में कैसा होना चाहिए। मैम ये स्टेज बुक कौन सी है? ये बुक कौन सी है? ये बुक है आपकी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 4th ए। अभी इंग्लिश से समझा दूंगी, मैं हिंदी से भी बता दूंगी आपको, ओके। ठीक है। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं ना तो परेशान मत होइए, मैं हिंदी में भी वाली बताऊंगी, ठीक है।
स्टेज 4 है एनालाइजिंग योर मटेरियल। जो भी मटेरियल आपने तैयार किया है रिपोर्ट के लिए ना, उसको एनालाइज करोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक कोई ऐसे इंफॉर्मेशन वाइज मिस्टेक गलत तो नहीं जा रही है, ठीक है। स्टेज 5 में राइटिंग का रिपोर्ट। अब फाइनली आपने चेकिंग का किया, अब आप लिखोगे उसको, ठीक है। लास्ट वाला 5th स्टेज में आप रिपोर्ट लिखते हो और लिखने के बाद फिर एक रिव्यू करते हो, ठीक है। लिखने के बाद पर रिव्यू करो कि कहीं तो छूट गया हो, कुछ गलत तो नहीं हो गया। रिव्यू एंड रीड्राफ्टिंग, मतलब कहीं कोई गलती हुई तो फिर फाइनली एक करेक्शन आप करते हो, ठीक है। स्टेज 7 प्रेजेंटेशन, और उस रिपोर्ट को हम फाइनली प्रेजेंट कर देते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, कुछ एग्जांपल दे रखा है 113 पेज नंबर पर रिपोर्ट राइटिंग का। साइंस होल्ड्स इंडियाज फ्यूचर, ठीक है, कलाम ने बोला था तो ये लिखा है। इसमें आपको प्लेस लिखना होता है, डेट लिखना होता है सबसे पहले, ठीक है। आपको प्लेस लिखना है और आपको डेट डालनी है, फिर आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग शुरू करते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत बड़ी थी, स्कूल में सबने लिखा ही है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ स्कूल की चीजें रिपोर्ट राइटिंग। तो नीचे भी एक देखो हेल्थ पेमेंट परारा पट्टी की कोई जगह है, ठीक है। नागपंडम, ठीक है, डेट डाली हुई है, जगह डाली हुई है और रिपोर्ट लिखी है। ट्रेनिंग कैंप फॉर एनसीसी स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ये सारी होती है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट सबने लिखा भी है, सबने स्कूलों में सबने सबको सिखाई जाती है रिपोर्ट राइटिंग, तो हमने थोड़ा बहुत किया, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। उसके बाद है आपका रिव्यूज, रिव्यू लिखना, ठीक है। रिव्यू लिखना क्या होता है, मूवी रिव्यू, रिव्यू लिखे, बुक रिव्यू, बुक रिव्यू, एक्सपीरियंस शेयर करना, अच्छी और बुरी बातें बताना, ठीक है। मेरिट बताना, उसका डिमेरिट बताना, उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू रहेगा, ठीक है। अब किसी मूवी का रिव्यू, मूवी देखी मुझे कैसा लगा, है बुक मैंने पढ़ा, बुक मुझे कैसी लगी, रिव्यू देते हैं। रेस्टोरेंट का होता है, हर चीज का रिव्यू होता है, ठीक है। प्लस माइनस होता है, रिव्यू होता है, ठीक है। Importance of reviews in writing process, यहाँ पे सिलेबस में है लर्न टू राइट रिव्यूज, और यहाँ पे रिव्यूज का रोल दे रखा है राइटिंग प्रोसेस में। नहीं, राइटिंग भी दे रखा है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ही एक दे रखा है, बाकी तो दे रखा है स्टेप्स। देखो स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब रिव्यू लिखते हो किसी भी चीज के तो सारे आइडियाज आपके दिमाग में एकदम से आने चाहिए। मूवी का वो पार्ट अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, यहाँ ऐसे दिखाया गया, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, सारे आइडियाज पहले जनरेट कर लो कि किस किस बारे में आपको लिखना है, तब हेडिंग डाल, पहले प्लस में डालो कि अच्छा ये पॉइंट लिखना है, नेगेटिव में ये डालो कि मुझे ये सब लिखना है। फिर ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना, लिखना उसको। फिर एडिटिंग करते हैं, लिखने के बाद एक बार एडिटिंग होती है, ठीक है, कि सही लिखा नहीं लिखा, ग्रामेटिकल और बाकी सब चीजें आएंगी। फिर राइटिंग एंड रीराइटिंग, एडिट के बाद में कुछ ऐड करना है तो लिखते हो, फिर से गलत है तो सही करके लिखते हो, राइटिंग एंड रीराइटिंग। फिर रीविजिटिंग एंड एडिटिंग, रीराइटिंग करने के बाद फिर से एक बार एडिटिंग, दोबारा चेक करना, रीविजिटिंग। ये रिव्यू अगर तुम्हारा कहीं पब्लिश हो रहा है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। फिर से रीराइटिंग होती है और एंड में पब्लिश होती है, वो वेबसाइट पे हो, टेक्निकल पे हो, कहीं भी हो सकती है, तो एंड में जाके पब्लिश होती है। तो रिव्यू लिखना समझ आ गया ना, फिर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। रिव्यू क्या होता है, समीक्षा करना, हाँ, मूवी की समीक्षा करना। ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, रिपोर्ट क्या होंगे ये तो रिपोर्टाज है, ये तो हिंदी रिपोर्ट को हिंदी में रिपोर्टाज बोलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग अभी किया ना हमने, वो है ये। मैम इधर रिपोर्ट रिपोर्ट ही लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग गलत कर दी क्या, रिपोर्ट रिपोर्टाज लिखा हुआ है, तो बोलते हैं क्या, मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना रिपोर्टाज। इंग्लिश में रिपोर्ट को रिपोर्ट लेखन ही लिखा गया है, हिंदी में इस वर्ड को कुछ और कहते होंगे, रिपोर्टाज, पता नहीं। आज ये रिसर्च का टॉपिक लाके ढूंढना, रिपोर्टाज बोलते हैं क्या। अभी मैं देख रहा हूँ, वो जो आपने बोला ना रिव्यू तो है ही नहीं है, इसमें रिव्यू नहीं है। बालाजी वाले में है ना रिव्यू। यस मैम। सेम मतलब होता है रिपोर्टाज का भी, कोई भी करता है उसका भी अरे रिपोर्टाज बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसी बोलते हैं रिपोर्टाज मतलब कहीं कुछ दे रखा है। देखो अगर कार्ड्स में मिल जाएगा, कार्ड्स में भी मिल जाएगा,
पत्र दे दिया, नोटिस दे दिया, लेटर दे दिया, रिव्यू नहीं है इसमें। लेकिन शायद तुम्हारा रिपोर्ट हो सकता है रिव्यू नहीं हो, देख लेते हैं। नहीं तुम्हारा है ही नहीं रिपोर्ट लेखन के बाद तुम्हारा सिर्फ उसका निबंध लेखन ही है। ये इसमें कल कुरुक्षेत्र वाले है ना, नहीं है रिव्यू राइटिंग, ये तो है लर्न टू राइट रिव्यू, लेकिन इसमें ये एमडीयू और टीआरसी का सिलेबस है, कुरुक्षेत्र का इसमें दे रखा है। तो इन्हें यार पिक्चर ले लेंगे, उसका ले लेना और एक बार मैच भी करना पड़ेगा सिलेबस से, ठीक है। रिव्यू वाले का देख लेना, समीक्षा, ठीक है। ऐसे राइटिंग ऐसे लिखा है, सबने लिखा है ऐसे बचपन में, है ना, 10 मार्क्स का ऐसे किसी का नंबर आते थे ऐसे राइटिंग, ठीक है। कुछ ऐसे का एग्जांपल दे दिया इन्होंने। पीस ऑफ राइटिंग होती है जो ऑथर के अपने व्यूज शेयर करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। फॉर्म्स एंड स्टाइल्स ऑफ ऐसे राइटिंग, किस किस टाइप की ऐसे राइटिंग होती है। कॉज एंड इफेक्ट की ऐसे राइटिंग होती है, जैसे मैं बोलूं इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन पे ऐसे लिखना है, तो कॉज एंड इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर हो सकता है। क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन पे हो सकता है ऐसे राइटिंग, किसी चीज का क्लासिफिकेशन, डिवीजन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। भारत 2024, भारत 2055, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो कंपेयर्स पे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, भारत विभिन्नता में एकता, ऐसे टॉपिक दे दिया तो चलो उसको डिस्क्राइब करो। मैम बायोग्राफी भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हो, किसी के बारे में भी लिख सकते हो। डायलेक्टिक, ठीक है, बोली भाषा, ठीक है, डायलेक्टिक। मम्मी क्या है इसके? क्या ये टाइप्स है, किस किस टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं ऐसे राइटिंग के, वो दे रहे हैं। एग्जाम्प्लिफिकेशन, ठीक है। फैमिलियर, जिसको आप जानते हो, जिन टॉपिक्स को, उसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर हो सकता है, या नैरेटिव्स हो सकते हैं। नैरेटिव्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना किसी चीज को किसी की लैंग्वेज में, नैरेटिव बोलते हैं। मान लो क्या हुआ, मान लो आज मैं सुबह से मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं तुमको बताऊं एक्सप्लेन करके, तो दैट इज माय नैरेटिव, मेरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, नैरेटिव। तो इन सब के ऊपर हो सकता है। आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, आर्गुमेंट भी हो सकता है। मान लो मैं बोलूं कि यदि इलेक्शन ही ले लो, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, देश के लिए खतरा है, अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके अपने ओपिनियंस हो गए, अच्छा वाला अच्छे पे लिखेगा और खतरा वाला खतरे पे लिखेगा, तो ऐसा है। इकोनॉमिक भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव हो सकता है, किस चीज के ऊपर अपनी व्यूज देने को बोले, ठीक है, कि आज का एजुकेशन सिस्टम क्या यंग जनरेशन के लिए, ठीक है, वोकेशनल रहेगा, उनके लिए प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव, मैं अपने व्यूज लिखूंगी, हाँ रहेगा, मुझे क्या लगता है, ठीक है, आपने। अदर लॉजिकल स्ट्रक्चर, और भी कोई भी लॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे का टॉपिक हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का दे रखा है, ब्यूटीज ऑफ नेचर का दे रखा है। तो ये ऐसे है, ठीक है, इसको क्या पढ़ाना मुझे, ठीक है। तो ये ऐसे सबने लिखा है बचपन में। ऐसे लिखना तो नहीं आएगा ना, ऐसे लिखना नहीं आएगा, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, ये पूछे, ऐसे लिखने नहीं आएगा। नोटिस राइटिंग, ठीक है, नोटिस तो सब बच्चों ने थर्ड क्लास से, माय वाटर बॉटल, आई हैव लॉस्ट माय वाटर बॉटल, आई हैव लॉस्ट माय वॉच इन स्कूल प्लेग्राउंड, बीच में टॉपिक बड़े अक्षरों में, स्कूलों में सिखाते हैं, वर्ड्स में लिखना है, डब्बे में बॉक्स भी बनाओ। ऐसा कुछ 4 लाइन लिखवा के इसको रट लो बस, रट लो। या मिस हो गई, मिस हो गए, मिसिंग का ज्यादा मिसिंग का लिखवा दो सिस्टम नोटिस, या फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ऑडिटोरियम में आना है, ऑडिशन देने, ये सब हो सकता है ज्यादा, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग, नोटिस क्या होता है कि ज्यादातर आपको इंफॉर्मेशन देने के ज्यादा लोगों को आप लिख के जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहीं पे पेस्ट करते हो, लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटिस, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोटिस में क्या होता है, नोटिस में हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करने चाहिए डिटेल्स के लिए, जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब के लिए। डेट ऑफ द नोटिस कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप राइट और लेफ्ट, ठीक है, टॉप राइट या टॉप लेफ्ट में भी आप डेट मेंशन करना चाहिए, किस डेट की नोटिस है। एंटायर डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑफ द नोटिस बॉक्स के अंदर होना चाहिए हमेशा नोटिस का। उसके बाद सिंबल्स कैन आल्सो बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड, सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो अगर वहां पे नीडेड है तो,
Usually present tense and future time reference predominates over सारे tense. Present और future में क्या will inform करे, कोई will inform करेगा जिसको मिलेगा जैसे ये तो शॉर्ट में ही आएगा ना। ये तो शॉर्ट में क्या है नोट में क्या तुम लॉन्ग करोगे क्या है नोट पॉइंट तो लिखो कैसे लिखते हो क्या लिखोगे 2-3 चीजें मेरे हिसाब से पूछ लेंगे ऐसे राइटिंग और हाँ यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे नोटिस राइटिंग दे रखा है 2-3 नोटिस दे रखा है ठीक है खत्म लेटर राइटिंग बचपन से फॉर्मल लिख रहे हो एक फॉर्मल लिखेगा बचपन से ही पढ़ रहे हो फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल एप्लीकेशन में आ जाते हैं इनफॉर्मल में दादाजी को पत्र लिखिए है ना बर्थडे में मेरा बेटे को थैंक यू लेटर लिखिए तो ये सब बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखिए ठीक है पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग लेटर्स एम ऑफ द लेटर किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो ठीक है कर्टेसियन पोलाइटनेस हमेशा आपके लेटर में कर्टेसी पोलाइटनेस होनी चाहिए एप्लीकेशन लिख रहे हो ठीक है तो रेस्पेक्टेड सर मैम ये सब लिखते हैं है ना योर ओबीडिएंटली लिखते हैं एंड में या इनफॉर्मल भी है तो आदरणीय दादाजी ठीक है आपको चरण स्पर्श ठीक है ये सब लिखते हैं तो ये है कर्टेसियन पोलाइटनेस होनी चाहिए लेटर में चरण क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ठीक है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है दादाजी लिख देंगे गॉड ब्लेस यू होता है हिंदी में चरण स्पर्श करो दादाजी गॉड ब्लेस ठीक है थॉट्स की क्लैरिटी दिखनी चाहिए एक्सप्रेशन की क्लैरिटी दिखनी चाहिए आप बोलना क्या चाहते हो ठीक है क्या बताना चाह रहे हो अवॉइड क्लिचेस एंड worn out phrases ठीक है अवॉइड क्लिचेस एंड worn out मतलब जो पुराने जमाने के हो गए ना जैसे आई बैग टू स्टेट आजकल नहीं लिखते आई विल पहले से रेस्पेक्टेड सर आई बैग टू स्टेट बेटा डी थोड़ी मांग रहे हो छुट्टी मांग रहे हो आपने लिखते बैग विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू इन्फॉर्म कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आप भीख मांगने वाली जमाना गया अब आपने आपको लिखना नहीं चाहिए आई बैग टू स्टेट ऐसे लिख देते ना आई वांट टू से दैट हां आई वांट टू इन्फॉर्म यू आई विद ड्यू रिस्पेक्ट लगा देते हैं आगे आई वांट टू इन्फॉर्म ठीक है तो अब वो बैग वाला तो worn out phrases जो चले गए ना उनको नहीं यूज करिए आप लेटर में एक्यूरेसी होनी चाहिए ठीक है सही तरीके से लिखो तो प्रिंसिपल बोलेगा ये टीचर हमने रखी है मेरे को ही गलत एप्लीकेशन लिख के दे रही है बच्चे कैसे पढ़ा रही होगी ठीक है एंड कंप्लीटनेस हेडिंग डालना किसको लिख रहे हो ना दादाजी को दादी को प्रिंसिपल हेडिंग होनी चाहिए प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए कंटेंट बीच में सही होना चाहिए तो लेटर ठीक है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दे रखा है ये तो मैं तुमको नहीं पढ़ाने वाली बचपन से पढ़ रहे हो देख रहे हो ठीक है इसमें तो विद ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं आई विश यू स्टेट दैट क्रिएटिव राइटिंग ठीक है बात है लेटर राइटिंग पर क्रिएटिव राइटिंग में कोई पोएम लिखना ठीक है पोएट्री लिखना तुम लोगों ने कभी कुछ लिखा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन ड्रामा लिखना कहानी लिखना कोई पोएम लिखना ठीक है क्या लिखते हो वो कविता शायरी मैम कॉलेज मैगजीन के लिए पर क्या लिखते हो तो फिर आर्टिकल लिखते हो क्या लिखते हो मैम जैसे कि रिसर्च करनी हाँ तो आर्टिकल ही हुआ ना हाँ। पर्टिकुलर आर्टिकल होता है ठीक है और आप बाकी किसी ने पोस्टर बनाए हैं राइटिंग नहीं मिलो फिर वो क्रिएटिव हुआ आपका पर पोस्टर मेकिंग उससे हो राइटिंग में किसने कुछ लिखा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स पोएम तो नहीं लिखे मैम वो लिखा है जैसे इस Yes, ma'am. हां तो आर्टिकल है आपका एक टॉपिक आईएस मैम स्टोरी राइटिंग एंड पोएम राइटिंग okay very nice on which topics do you like to write like Ma'am, actually, like Ramayan. बड़ों की होती है कैसी होती है Yes, like Ramayan. I work in play school, so I have to compact it and present it in a compact way. So I have to write the Ramayan like you are doing Yes. research and you present it in a brief way, right? yes, But I am like talking about writing by your own. yes, ma'am, like Earth Day poems and all kind of. You have written by your own. Yes, I did. Okay, very good, well done. ठीक है क्रिएटिव राइटिंग में हाँ उन्होंने बोला ना वो आर्ट के पोएम वगैरह लिखते हैं अपने आप ही पोएम लिखते हैं तो जो अपने आप लिखा वो है ठीक है तो शॉर्ट स्टोरी लिखना शॉर्ट प्ले लिखना तो मैंने तो प्ले भी लिखा हुआ है
अपने हॉस्टल में हमने एक फनी नाटक किया था, मैंने लिखा था शॉर्ट प्ले, और पोएम भी लिखती हूँ कभी कभी जब मन करता है, ठीक है, जब टाइम मिलता है। तो शॉर्ट प्ले, शॉर्ट स्टोरी, फिर बायोग्राफी। बायोग्राफी में आप दूसरे की बायोग्राफी के बारे में लिखते हो, लेकिन वेल रिसर्च होना चाहिए। किसी की बायोग्राफी का डेटा वो वेल रिसर्च करके आप लिख सकते हो, फिर उसके बारे में टाइम पे लिखा है सबके बारे में। वैसे भी पूरी बुक लिखना वेल रिसर्च। मैम ऐसे भी तो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखो, बायोग्राफी होता है। वो तो थोड़ा बहुत होता है ना, बायोग्राफी में ईच एंड एवरीथिंग होती है सब। जैसे हाँ, छोटी सी आप कबीर intro के बारे में लिखो, या फिर कोई भी प्रेमचंद के बारे तो में। पूरी बायोग्राफी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सब सब पूरी बायोग्राफी उनकी पूरी जीवनी लिखी, जीवनी जो बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो आपको different अपनी जीवनी। है। अच्छा, ऑटो बोले तो अपने आपकी, ऑटो जहां वर्ड जुड़ जाता है ना अपना, ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवनी लिखना, ठीक है। बायोग्राफी होता है दूसरों के बारे में लिखना, दैट इज बायोग्राफी। मतलब डेली मैं डायरी लिखती थी, लेकिन खाना फिर अब छोड़ दिया कुछ। नहीं, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखने से ना मैं बहुत लिखती थी कि इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में लिखती थी कि ग्रामर मिस्टेक होती है वो सब सही हो जाए, कुछ सीखने और थॉट की क्लैरिटी भी होती है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन कई मिलता साल है। बाद फिर उसको वो भी रीड करो तो फिर डाटा भी रहता है ना कि क्या हुआ था। ऑटोबायोग्राफी बताओ, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है ना, ध्यान नहीं आ रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? हां, मैंने पढ़ी तो सत्य है। की खोज। ये ऑनलाइन में तो गूगल कर करके मत बताना। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की सत्य की खोज। ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ट्रुथ इसकी हिंदी उसमें भी है, मेरे सत्य अन्वेषण की कहानी। कितना सही बोला मैंने, मेरे सत्य अन्वेषण की कहानी, ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन में मिल जाता है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। एपीजे अब्दुल कलाम की, नहीं पढ़ी मैं। एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं पढ़ी? पढ़ो, ये तो बहुत अच्छी बुक है, फायर ऑफ विंग्स। हाँ वो पढ़ी है। फायर ऑफ विंग्स इसमें। और गांधी जी की है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं। तो बेसिकली ये पेपर वन, ये जो कोर्स की है, तो हमारी बहुत शॉर्ट सुंदर, नोट है, ये तो आप। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। आएगा 2 यूनिट में ना, 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, और 2 छोटे। 2 बड़े 2 शॉर्ट, बस। एक ना होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पेपर, क्वेश्चन एंड आंसर, लास्ट टॉपिक है आपका बस। जो है वो सही मेरा, ये तो है ही, लास्ट वाला टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। नहीं, उसमें है मैम, लास्ट पेज पे। इसमें दे रखा है, इसमें है प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पेपर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो मैम जो पहले इजी होगा उसको पहले करेंगे, या सीक्वेंस वाइज करें? क्या उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो अच्छे से अच्छा, इस टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं ना, हाँ जो आता वो पहले करिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसमें मतलब शॉर्ट के लिए कट हो जाएगा। पास हो जाएंगे। राइट अ नोट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पेपर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है। प्रश्न पूछने का क्या महत्व है, ठीक है। चुने हुए पेपर, प्रश्न तथा उत्तरों का प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है, किसी की नॉलेज मैम हिंदी में तो नहीं है ठीक ये। है। हाँ, हिंदी में नहीं है मैम। ये बायोलॉजी की बुक में आपके नहीं है, ठीक है, पर लक्ष्मी की बुक में है। दोनों ही देनी चाहिए सबको। ये टॉपिक नहीं है तो ये हम देखते हैं, भेज देंगे या तो आप लोग, ठीक है। ओके रुक जाओ मैम। एक मिनट में, अभी तक ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में मैम देखना इंग्लिश में। पड़ेगा। मैं बोल दूंगी मैम। ड्राइंग टेस्ट चली चल। इसको हम भेज देंगे, अभी आप समझ लो बस।
और क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए भी कभी कभी पढ़ाने वाले उससे पहले भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे इंटरेस्टेड हो जाए। और प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी पूछते हैं, इवैल्यूएशन के लिए भी पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और बच्चे ने क्या पढ़ा वो इवैल्यूएशन है, एंड में उसके लिए भी क्वेश्चन आप पूछते हो। और क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे होते हैं, एक होता है मेमोरी क्वेश्चन, एक होता है थॉट क्वेश्चन। मेमोरी होता है जो पढ़ाया उसको याद करके बता दो, और क्वेश्चन होता है सोच के बोलना, अपनी व्यूज जहां पे उसकी आएगी, ठीक है। उसको मान लो मोशन पढ़ाया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, रटा रटा नहीं मालूम, मैंने फैन का एग्जांपल दे, बच्चा कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन। फिर और क्या क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन कैसा है, फिर विस्तृत प्रश्न, इलाबोरेट, बहुत बड़ा जिसका आंसर विस्तृत करना। और कुछ होता है प्रकरणात्मक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कोई भी प्रकरण है, इंसिडेंट है ना, उसका क्या रीजन था, बस ये पूछ लो कि राम जंगल क्यों गए थे, राम जी को जंगल क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उनको वनवास मिला था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन। और विस्तृत में होता है पूरे डिटेल वाले आंसर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टीचिंग फंक्शन। एक होता है जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस आप इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछते हो कि आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है, इसको जान लीजिए। दूसरा होता है फॉर्मल क्वेश्चन, जो आपको पता है, अभी पढ़ाया और फिर मैंने पूछा था, आपको पता है कि पूछोगे और यही टॉपिक है, तो फॉर्मेलिटी के लिए मतलब होता है फॉर्मल क्वेश्चन। मैम बच्चे तो ज्यादा वही पूछते हैं जो उनको आता है। उसको पता है कि इस टॉपिक को मैं माहिर हूं, तो एक साथ क्रॉस करते हैं फिर टीचर को, जो उसको कितना पता है। तो अच्छा है ना, अपना कंटेंट तैयार करके जाइए। टीचर भी वही पूछते हैं, वो देखते हैं बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उसको सब पूछते हैं। तो टीचर कम रहेगा बच्चों को, तो कैसे काम चलेगा। टीचर भी उसी बात को पूछते हैं फिर। वही करना चाहिए, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, फिर कैसे होगा। और क्वेश्चन होते हैं टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, पर्पस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पर्पस ऑफ क्वेश्चन है रिकॉल करवाना, मतलब मैंने पढ़ा है उसको याद है या नहीं है। पोल्यूशन पढ़ाया तो पूछेंगे व्हाट इज पोल्यूशन, बता पा रिकॉल कितना याद कर पा रहा है। दूसरा होता है रीजनिंग क्वेश्चन, की रीजन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है। गंगा इज वेरी पॉल्यूटेड, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, पोल्यूशन पढ़ाया तो ये उसको वाटर पोल्यूशन रीजन है, ठीक है। फैक्ट्रीज का जो गंदगी जा रही है उसको पता, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन, केस स्टडीज जो होते हैं, हां केस स्टडीज भी होते हैं, वो तो अलग होते हैं ना, यहाँ पे तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर हम वो देखें डिफिकल्टी लेवल देखें, उस सबसे लो ऑर्डर क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल वाले, जो पढ़ा है वही पूछ लिया। एक होता है मिडिल ऑर्डर वाले, जो थोड़ा सा समझने वाले होंगे, और एक हाई ऑर्डर वाले को जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, ऐसा हर बुक में हॉट्स क्वेश्चन होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसको हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। फिर फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। फॉलो अप क्वेश्चन का मतलब जो आप पढ़ाया उसको फॉलो अप ले रहे हो, आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यूज किए जाते हैं, ठीक है। साइंस वाइज में थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। लिटरेचर में क्रिएटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, है ना, ऐसे लिखना, ये लिखना, तो राइटिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यही है, ठीक है। इसमें ज्यादा है नहीं, आपको भेज देंगे। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपका यहाँ पे खत्म हो Excuse रहा me, है। ma'am. Excuse me. हाँ जी, yes, Excuse me, बोलिए। ma'am. Yes, yes. मैम ये वाला जो क्वेश्चन है जो लक्ष्मी की बुक में, एक बार आप ब्रीफ कर देंगे, सो वी विल राइट इट डाउन। No need to write it down. I will send you the notes in English too. Okay? नो only give a आपको yes बोलिए। मैम बस ब्रीफ कर दीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन हम खुद ले लेंगे, क्योंकि जो ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आती है ना, कई बार मिस हो जाती है, जो आप क्लास में बोलती है वो आ ही नहीं पाती है, तो वो चीज ही मिस हो जाती है। नहीं ये पूरा टॉपिक ही नहीं है ना, तो ये तो मैं भिजवाऊंगी, ये मैंने मैम को बोल के जाऊंगी वहां भेजने के लिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चंस का बोला है, जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिलेक्टेड पेपर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पेपर, तो पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने पढ़ा हुआ, अभी सुना आपने जो बताया टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जी मैम।
अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं। साइंस में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जी। एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जो वो कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं मैथ में, साइंस में। लिटरेचर में ज्यादातर क्रिएटिव स्किल्स को चेक किया जाता है क्वेश्चन से कि बच्चा खुद से कितना लिख पा रहा है, खुद से कितना उसको समझ में आ रहा है, रीडिंग स्किल्स कैसी है ये चेक किया जाता है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है, ये सब चेक किया जाता है। तो बस यही चीज को लिखना है आपको, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं नहीं भिजवाऊंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है मैम। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट पेपर 4th B, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, 4th B, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। मैम इस बुक में ना क्लास डाउट से यही है ना, यही है 4th B है। फिर हमारा एक ही है फिफ्थ जेंडर वाला है ना, ये 4th B है। जेंडर वाला, सही है। बस मेरा एक ही पेपर रहता है कॉमर्स का। मैम बोलो हम स्कैनिंग मशीन में एक बार एंड में कर स्टार्ट कर लेते फ्रेंड, याद करना पड़ेगा। मैम 6 बजे तक होगी क्लास। हां 2 घंटे की होती है। 1 घंटा थोड़ी। Ma'am, what is the book's ma'am, what is the book name? Book name is Understanding Disciplines and Subjects. This one. Okay, 4th B, ma'am. this one. Okay, ma'am. Okay. एक्सक्यूज मी मैम। इस वीडियो में तो मेरा 4th B पेपर है, यस बोलिए। मैम ये CRSU के एग्जाम्स कब से होंगे, कुछ आइडिया है? क्या कह रहे हैं, एग्जाम का भी एग्जाम में टाइम है, ओके ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी ना नीतू मैम से पूछ लीजिएगा। मैम मेरे फ्रेंड को तो बैठे और नहीं 7 जून से ऊपर है कौन से कॉलेज में? कौन से कॉलेज में? जून में तो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे ना। कौन से कॉलेज में? मैम से पूछना एक बार, अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। मैं बोर्ड से बोल रही थी फर्स्ट ईयर के कब होते हैं? अगस्त में हमारे ऐसा करके जुलाई फिर भी हमारी बात ही होने को चाहिए, बस बात खत्म भाई हमारी रिजल्ट कब आएगा? अगस्त में। देखो डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, ये डिसिप्लिन ना वो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे हैं यस मैम कि टाइम से आना, टाइम से जाना, वो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट एरिया, फील्ड ऑफ स्टडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये उस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अनुशासन होता है ना? ये डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन में मतलब आपका एरिया ऑफ स्टडी कैसे है, जैसे साइंस है वो एक डिसिप्लिन है, बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी एक डिसिप्लिन है, उसमें फिर बॉटनी पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स है पूरा टाइम। हां ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टडी क्या है आपका फिजिकल एजुकेशन, उसमें योगा भी आ जाता है, उसमें बाकी गेम्स भी आ जाता है, सब आ जाता है, तो आपका एरिया ऑफ स्टडी फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वो मेन सब्जेक्ट होता है वैसे। हमें ब्रांच कह लीजिए, एरिया ऑफ स्टडी हम बोलते हैं। कॉलेज में ग्रेजुएशन में 2 डिसिप्लिन दो सब्जेक्ट, हाँ, बाकी वाला एक सेक होता है और एक हां MII वही फील्ड ऑफ स्टडी हम जिसको बोलते हैं। ये वाला हमारे लक्ष्य में किया देखो हिंदी में इंग्लिश में दिखाओ, आपके लक्ष्य मिली हुई है, हाँ आपको देखे थे क्या ये तो बालाजी की बुक है। हाँ तुम लोगों को लक्ष्मी मिली हुई है इसकी बुक, मुझे तो ये सबको लक्ष्मी मिली है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट बालाजी है ना? नो मैडम मैं चेक करा के आते हैं मुझे ऐसे होकर नहीं नहीं होगा ऐसा, देखते हैं। नहीं बालाजी फेक ये है ना मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, यही तो है, यही तो है, थोड़ा इधर इधर दे रखा है, दे रखा है देखो, ब्रांच ऑफ नॉलेज है ना, ब्रांच ऑफ स्टडी, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, ये तो बता रही हूं मैं, ठीक है, यही है कंटेंट लेके जाना। ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसको सिखा रहे हैं। डिसिप्लिन्स का ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का, स्टडी का, जैसे ह्यूमैनिटीज बोले है ना, उसमें वो सारा आ जाएगा। तो इसको बाकी हम पॉलिटिक्स बोले,
पॉलिटिक्स, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स उसके अंदर आ जाएंगे, या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के साइकोलॉजी वगैरह वो सब सब्जेक्ट उसमें चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन है, ये सब किसी एक बड़ा एरिया ऑफ स्टडी, उसके अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, आप समझ लो। ठीक है, बड़ा एरिया ऑफ साइंस में स्टडी। आ जाते हैं। हाँ, साइंस में मैथ्स आती है, भूतनी लेनी, जूलॉजी लेनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो डिसिप्लिन। ठीक है, किसको हाँ वो भी बैठ गए ना उसके सामने, इधर आके बैठ जाओ, उससे बैठ जाओ। बुक भी है उनके पास, उसमें देखते हैं। लॉ वाला हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, तो इस तरीके से। डिसिप्लिन क्या है? स्टडीज है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडीज, हम जो बार-बार बोल रहे हैं एरिया ऑफ स्टडीज है। एक डिसिप्लिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? अब डिसिप्लिन सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या है? एरिया ऑफ स्टडी होती है डिसिप्लिन। ठीक है, क्लियर है सबको? तो फिर आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं है डिसिप्लिन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। जो टाइप जो क्लास कुछ भी दे रखा है कि मतलब कैसे हाउ टू राइट द ऐसे ऐसे वाला दे रखा है कि मतलब पहले ओपनिंग होगी देन करेंगे वैसे नहीं दे रखा टाइप से नहीं है इसमें लक्ष्य में टाइप्स ऑफ ऐसे नहीं हो, फॉर्म ऑफ ऐसे, मतलब किस फॉर्म कंटेंट किसके लिए वैसे नहीं है वो पर्टिकुलर नीड नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है हम किस टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं, बस आप पर्टिकुलर टॉपिक अपना खुद भी चूज कर सकते हो, इतना वो नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर लिखना है। हाँ, ऐसा फिक्स नहीं है, जितना याद है उतना लिख दो। ओपिनियन वाले हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे आर्गुमेंट वाले हो सकते हैं, ठीक है, वो अपना करके लिखना। ठीक है, तो हर डिसिप्लिन का अपना कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब साइंस के ह्यूमैनिटीज हम बोले तो अपना कंटेंट है सबका, एक पर्टिकुलर है, उसका रिलेशन है, वो कंटेंट होता है। डिसिप्लिन कुछ प्रोफेशनल या सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, हर डिसिप्लिन कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसे साइंस पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे, बायो इंजीनियर बनोगे, है ना, हर डिसिप्लिन कुछ ना कुछ। ठीक है, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो तो मे बी आप क्या बनोगे, ह्यूमैनिटीज से आप टीचिंग लाइन में लेक्चरर बन सकते हो, या ह्यूमैनिटीज से हाँ ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन मेथड ऑफ स्टडी, हर डिसिप्लिन का पढ़ने का मेथड ऑफ स्टडी का तरीका अलग अलग है। ठीक है, साइंस मैथ्स में आप साइंस लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हो, आर्ट्स में आप ड्रामा वगैरह करते हो, एसएससी में इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, पोम वगैरह लिखते हो, नई चीजें लिखते हो, तो ये होता है ओन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हर डिसिप्लिन का अपना फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये किस एरिया में आपको रिसर्च करना है, कहां से नई चीजें लेके आनी है। ओन मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, वैसे मेथड भी सबका इन्वेस्टिगेशन का अलग अलग होता है। स्कॉलर्स ऑफ एवरी डिसिप्लिन है यूनिक आइडियाज, उस डिसिप्लिन का जो भी स्कॉलर होगा, मतलब जो पढ़ रहा होगा, उसके अपने आइडियाज हैं। जो आर्ट्स वाला होगा, लिटरेचर वाला होगा, वो क्रिएटिव होगा, लिखेगा, कुछ लिख पाएगा, ठीक है, लैंग्वेज अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, ऐसा होगा। साइंस वाले की अपनी साइंटिफिक थिंकिंग होगी, लॉजिकल होगा, जल्दी समझेगा, ग्रैब करेगा चीजों को। ठीक है, तो हर स्कॉलर की अपने आइडियाज होते हैं। Every discipline has its own conduct, ethics, rules and regulations. ठीक है, सबके अपने अपने हैं। ठीक है, अब एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन है। एजुकेशन भी तो पढ़ते हैं, एजुकेशन में सब्जेक्ट भी तो पढ़ते हैं, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी करते हैं, ऑनर्स लेके मास्टर्स भी करते हैं, बीए एजुकेशन होता है, और एजुकेशन सब्जेक्ट में ही ऑनर्स करते हैं। हाँ, एजुकेशन है तो सब्जेक्ट भी पढ़ा जाता है आर्ट्स में, एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। जैसे जो लोग ये लेते हैं शिक्षा पॉलिटिकल साइंस, हाँ शिक्षा एक अलग से सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन होता है, लोग मास्टर्स और ग्रेजुएशन करते हैं इसमें। एजुकेशन एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। मैम जैसे बीएड में एजुकेशन करते पढ़ते हो ना, बीएड नहीं हो, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन जो ऑनर्स पढ़ते हो ना, अलग अलग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, कोई हाँ, तो ऐसे इंग्लिश ऑनर्स होता है, ऐसे एजुकेशन भी एज अ सब्जेक्ट है। मतलब एजुकेशन एक अपने आप में अब एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर फिर अलग अलग सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे उसमें ऑनर्स होता है। बिल्कुल ऑनर्स भी होता है, ठीक है, और जनरल में भी आप ऑप्ट कर सकते हो, आके ऐसे ऑनर्स भी होता है। तो हमें पढ़ा था मीनिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और नेचर क्या होता है एकेडमिक डिसिप्लिन का।
फीचर्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये तो अभी हमने पढ़ा है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, स्पेसिफिक रिसर्च मेथड, तो हमने पढ़ ही लिया, अभी वही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, तो अलग अलग से पढ़ने की जरूरत है, मीनिंग क्या होती है हमने पढ़ ली। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे ये टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी। टीचर का सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी, ये है आपका पेज नंबर 10 पे, बालाजी की इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 10 पे। हिंदी वाले पहले ढूंढ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं पढ़ाती रहती हूँ, आप लोग मिलता नहीं, पहले टॉपिक ढूंढिए, टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ढूंढिए, हिंदी की बुक में ढूंढिए। मिला? सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ टीचर, लाइक दीजिए मैं ढूंढूंगी। ये तो नेचर हो गया, ये तो पढ़ लिया आपने। ये तो अलग हो गया, वेरियस रिलेटेड, तो ये नहीं करना, ये नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर पे वहां ये तो कैसे एक डिसिप्लिन दूसरे से रिलेटेड है, ये वो बता रहे। ये नहीं पता। क्लास से रिलेटेड टू वेरियस डिसिप्लिन आ गया, वो कहां गया फाइल। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर आ गया। हां क्वालिटी, रोल्स ऑफ अ टीचर, नहीं है मैम। पर्सपेक्टिव नहीं है ना। आपको कौन से पेज में मिला था? नहीं, किसी को मिला हिंदी वाले बच्चों को? नहीं मैम, नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी समझ लीजिए, हम देखते हैं इसके नोट्स का क्या करना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कुछ नहीं होता, बिल्कुल जनरल टॉपिक। किसकी बुक थी? आपकी थी, ये लिखी थी, इसमें नहीं है। देखो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता क्या है टीचर का, ठीक है? ये यहाँ पे लेनी पड़ेगी। हाँ, किसी में है, किसी में है ऐसे। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में बहुत सारी चीजें रहती है। सब्जेक्ट मैटर तो अपना समझ लो, अपने कंटेंट नॉलेज आ जाता है, फिर करिकुलम नॉलेज आता है, फिर पेडागोजिकल नॉलेज भी आता है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, बच्चों का इंटरेस्ट वगैरह जानना है, ये सब भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंटेंट के बारे में। कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद करिकुलम नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लर्नर, आपका लर्नर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, प्रीवियस नॉलेज कैसा है, ठीक है, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ये सब भी जानना जरूरी है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रेंजिंग फ्रॉम वर्किंग ऑफ द ग्रुप और क्लास, ठीक है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट नॉलेज टीचिंग असिस्टेंट, आप याद करो ये सब कुछ पहले। कंटेंट नॉलेज टीचिंग असेसमेंट में कंटेंट नॉलेज जो आपने पढ़ाया है उसको कैसे असेस करोगे, बच्चों को आया या नहीं है, टेस्ट लेके, इमीडिएट टेस्ट, ठीक है, फिर बाद में क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ऐसे लेके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे टास्क डिजाइन करना जिसमें बच्चे की वो थिंकिंग रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है, एक्टिविटी डिजाइन करना। कंटेंट नॉलेज टीचिंग है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रैक्टिस या टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो एक टारगेटेड टाइम पे उसको पूछना, ठीक है, विद इन टाइम स्पेन देके उसको टेस्ट को लेके आप पूछ सकते हो। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में क्या क्या आता है, एक एंजॉयबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना आपकी क्लास में, ठीक है, क्लास को मैनेज करना, ठीक है,
फिर प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क इन अ वे दे आर इंटरेस्टिंग मोटिवेटिंग, ठीक है। आप अपने कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, साथ में मोटिवेटिंग हो, मोटिवेटिंग भी हो और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना, ऐसे पढ़ाना ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है, कि कैसे है। मेकिंग क्लियर व्हाट पीपल्स आर टू डू एंड अचीव, उनको बताना कि आपको क्या सीखना है, कैसे करना है, ठीक है, ये क्लियर करना चाहिए। जजिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पीपल, ठीक है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पीपल, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो सब क्लियर करना। हेल्पिंग पीपल्स विद डिफिकल्टीज, जो बच्चों को दिक्कत है, लर्निंग डिफिकल्टी है, मान लो किसको डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या वैसे कोई दिक्कत है, ठीक है, उसको हेल्प करना। पीपल, बच्चों को एनकरेज करना, ठीक है, टू रेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ देमसेल्फ, अपने आप से अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसको रेज करना। पर्सनल मैच्योर रिलेशनशिप, बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए। टीचर का पर्सनल टैलेंट, हर टीचर को यूनिक होना है, हर एक जैसे ही होगा तो बच्चों का कैसे कोई फेवरेट टीचर हो जाता है, उसमें उससे यूनिकनेस होती है टीचर में भी, वो खुद कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है ना, बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे सर तो बहुत अच्छा करते हैं, नाम बहुत अच्छा करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अलग होता है। कोई होस्ट बहुत अच्छा करता होगा, बच्चे फंक्शन देखते हैं, अरे मैम तो कैसे बोल रही थी, टोन चेंज करके, बाकी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो टीचर को अपना भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे तो एडमायर कर रहे हैं, फिर आप सुनेंगे, हां टीचर भी तो ठीक है, बच्चे होते हैं, तो टैलेंट तो होता ही है। क्लास मैनेजमेंट और लेसन प्लानिंग, ठीक है, सब प्रॉपर तरीके से करना। और मैनेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अच्छे से मैनेज करना, उसमें क्या होता है, शोर मच जाता है क्लास में, ठीक है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और बच्चों का ट्रस्ट गेन करना, ठीक है, ये होता है। करिकुलर नॉलेज में क्या होता है, करिकुलम में क्या नॉलेज आपको चाहिए होती है, ऑब्जेक्टिव्स को, अपने ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं ना, उसको अचीव करने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। करिकुलम में वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व करिए जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। इंडस्ट्री वोकेशन एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, इसके लिए आपको करिकुलम का यूज करना चाहिए। करिकुलम इज मेड ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग टर्म्स, ठीक है, करिकुलम ऐसे तरीके से प्रेजेंट करिए बच्चों के आगे एक्टिविटीज वगैरह को इन्वॉल्व करके, ताकि लर्नर को हेल्प रहे, जो सारे टाइम जब भी एंगेज रह सके हम बच्चों को, ठीक है, सारे टाइम हम एंगेज रख सके। ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज होता है जो लर्निंग इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, घर पे स्कूल में तब जो पढ़ाई रहे हो, घर पे भी आप होमवर्क देते हो करने के लिए, वो रिलेटेड हो, बच्चा कुछ सीख रहा हो, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है डिसिप्लिनरिटी, डिसिप्लिनरिटी मतलब डिसिप्लिन मतलब कंटेंट एरिया की बात कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो उसमें भी अच्छा होगा, अपने उसमें अच्छा होगा। ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनरिटी, ठीक है, या ऑल्टरनेटिव एजुकेशन या ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनरिटी, ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरिटी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरिटी का मतलब होता है डिसिप्लिन पर्टेक्स सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्टडी, तो उसको पढ़ाने का एक ही तरीका नहीं होता है। ऑल्टरनेटिव का तरीका मतलब जैसे एसएसटी पढ़ा रहे हो तो आप नेशनल म्यूजियम ले जाके घुमा सकते हो, है ना, आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप साइंस है वहाँ पे, ठीक है, साइंस म्यूजियम है वहाँ ले जा सकते हो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ सिखा रहे हो तो बच्चों को डॉल म्यूजियम है वहाँ लेके आप जा सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय ले जा सकते हैं, लाल किला दिखा सकते हैं एसएसटी के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एजुकेशनल ट्रिप मतलब एक डिसिप्लिन को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, एक ही नहीं होता, तो ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन है। तो मैम उनको वो भी दिखा सकते हो उससे रिलेटेड वीडियो, हाँ, ऑल्टरनेटिव लेकिन उसका पार्ट ही होता है, ऑल्टरनेटिव में जैसे नेशनल म्यूजियम लिखा हुआ, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन मतलब अलग अलग आप और क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है, विजिटर्स विद स्पेशल नीड्स है ट्रेनिंग फ्रॉम नेशनल म्यूजियम,
डिपार्टमेंट्स है क्या क्या, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट इसके अंदर जो आता है ना पूरी नेशनल म्यूजियम की पूरी डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो डिटेल तो पढ़ लेना आप नेशनल म्यूजियम में, तो कुछ नेशनल म्यूजियम की डिटेल दे रखी है उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट नहीं मैं भी इसमें तो कुछ भी नहीं है। कोई ये सुन लो फिर मैं देखती हूँ। मैम उसके बाद ऑल्टरनेटिव, एक्सक्यूज मी मैम, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में नेशनल म्यूजियम ही देना है, ये फिक्स्ड है? नहीं नहीं और भी है, देखो पीछे डॉल म्यूजियम भी है ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, एक्सकर्शंस है, बहुत सारे हैं ऑल्टरनेटिव। नेशनल जूलॉजिकल पार्क वगैरह भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बॉटनिकल गार्डन वगैरह है, वहां ले जा सकते हो आप। एनीवन। मॉन्यूमेंट विजिट करा सकते हो, लाल किला, कुतुब मीनार, कुछ भी। ठीक है। Okay. Ma'am, any one we have to give or we have to give many more? No, you have to give options more than one. More than ठीक one. है, थोड़ा Okay. शॉर्टकट करते हैं, बट बताना है आपको कहाँ कहाँ ले जा सकते हो। Okay, ma'am. Science museum, doll museum, national museum, zoological park type. Okay, okay, okay. नेशनल हैंडलूम म्यूजियम ले जाइए, आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। Okay, ma'am. जो आपको Thank you. ये वाला क्वेश्चन ही तो होगा। औपचारिक शिक्षा का क्या वैकल्पिक का है ये क्वेश्चन। वेरियस अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ स्टडी, हाँ होगा ये। ठीक है, हाँ ललित कला एकेडमी आपको क्या यही सब है सारा। ललित कला तो साहित्य, राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शन बिल्कुल यही वाला है। ठीक है, गैलरीज ले जा सकते हो, आर्ट गैलरीज, क्राफ्ट म्यूजियम ले जा सकते हो। ठीक है, नेशनल आर्ट गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट है, ललित कला एकेडमी है जो न्यू दिल्ली, मैंने दिल्ली से शुरू किया है। ठीक है, दिल्ली की जगहों का दिया है, पर ऐसा नहीं है, बाकी क्राफ्ट म्यूजियम आप ले जा सकते हो। ठीक है, क्राफ्ट म्यूजियम में पब्लिक पिकनिक स्पॉट पे हुमायूं टॉम हो गया, इंडिया गेट, कुतुब मीनार ले जाओ, जैसे मॉन्यूमेंट दिखाने की चीजें है ना। तो इंटर दिल्ली हाट ले जाओ, दिल्ली हाट में अलग अलग कल्चरल वो जो होता है, फूड है, अलग अलग कल्चर के क्राफ्ट है, मतलब आइटम आपको मिलेंगे, हैंडलूम आइटम्स मिलते हैं, वो सब आप दिखा सकते हो। रेल म्यूजियम ले जा सकते हो, सब तो सब यहीं पे है। ठीक है, दिल्ली में सब कुछ है, मगर मैं बाहर वाले बच्चे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं, क्यों? हर स्टेट में अपना हिस्टोरिकल प्लेस है, अपने आप में एक हिस्ट्री है, हर जगह हर स्टेट में, हर स्टेट अपने उसके लिए गैलरी, आर्ट गैलरी, और उसको तो हर जगह है, हर जगह हर स्टेट की अपनी आर्ट गैलरी है। बिल्कुल, हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, वहां के जो किंग विंग होंगे उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत जगह है, बहुत सी चीजें। अब अपना स्टेट का जानेंगे उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें एम्बियंस मॉल भी लिखा हो पर ये नहीं है, इतना वो आप फन वाले में हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी एम्बियंस मॉल डालने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं अभी ऐसे देख रही हूँ, माय टॉप एम्बियंस मॉल गुरुग्राम में चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में एम्बियंस में वाटर पार्क तो चलो फन एक्टिविटी है, मोटर स्किल डेवलपमेंट समझ में आता है। एम्बियंस मॉल ठीक है, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना। शालीमार बाग जगह का नाम लिख दे, जगह शालीमार बाग में क्या है, मॉन्यूमेंट थोड़ी ये रहा, शालीमार बाग रोहिणी के बगल में, तो वहां जाके क्या दिखाएंगे, शालीमार बाग। हाँ, वहां पे एक बिस्किट फैक्ट्री है ब्रिटानिया की, तो लिखो ना उसको शालीमार बाग लिख दिया तो क्या दिखाएंगे, बिस्किट कैसे बनता है, चलो कुछ तो सीख ही रहे, नॉलेजेबल चीज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री का ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज शालीमार बाग, सिर्फ शालीमार बाग लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ग्रामीण लिख दे, पता चल जाएगा। अच्छा, क्लब देखो, डिफरेंट क्लब्स होते हैं, स्कूल में भी डिफरेंट क्लब होता है, साइंस क्लब होता है ना, ईवीएस क्लब होता है, लिटरेचर क्लब होता है, ऐसे क्लब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराते हैं स्कूल से, होगा सबके, आप लोगों के स्कूल में भी जब आप पढ़ते होगे तो होगा, क्लब होता है, कॉलेज में भी होता है। ठीक है, उस स्कूल में इलेक्शन भी होता है स्टूडेंट यूनियन का, कॉलेज में भी होता है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, क्लब्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर भी तो मैम हाउस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वो भी बोर्ड के द्वारा तो चुने। स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ठीक है, हॉबी क्लब होते हैं, या सोसाइटीज में भी होते हैं क्लब, ये स्कूल की बात नहीं। आजकल तो कोडिंग क्लब भी चल रहा है, सबसे ज्यादा कोडिंग क्लब, कोडिंग क्लब उसमें क्या करते हैं? कोडिंग कोई मैम नया है सीबीएसई की तरफ से, कोडिंग और एक वैदिक मैथ। अच्छा, कोडिंग तो उसके लिए लैंग्वेज, कंप्यूटर के लिए कोडिंग, कंप्यूटर की कोडिंग, कोडिंग क्लब। और वैदिक मैथ में, वैदिक मैथ में तो मैथ्स की ट्रिक्स होती है जिससे आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, उसको बोलते हैं वैदिक मैथ। एक बार ना ये वाला क्वेश्चन देखना, जैसे आप को करिकुलम बता रहे थे और ये क्या नाम पेडागोजी सब्जेक्ट्स,
ये आई थिंक क्वेश्चन है बट ये अलग-अलग क्वेश्चंस में कर रखा है। एक मिनट इसका फिर बताना है, ठीक है। पर्सनल क्लब या प्रोफेशनल सोसाइटीज हो गए, स्कूल क्लब में देखो साइंस क्लब, लैंग्वेज क्लब में मैं बोल रही थी, सर्विस क्लब हो गया, डिफरेंट क्लब्स होते हैं, ठीक है। जैसे साइंस क्लब है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना क्लास वाइज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करना करेगा, साइंस क्विज ऑर्गेनाइज करना, ये सब करेगा, ठीक है, ताकि बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, साइंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैम ऐसे तो एनसीसी वगैरह भी होती है। हाँ, एनसीसी उसके लिए होती है ना, एनसीसी, हाँ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसमें तो आर्मी ट्रेनिंग और वो आगे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, ठीक है, और उसमें तो गवर्नमेंट देती है। हाँ, एनसीसी बिल्कुल आ सकता है, अल्टरनेट डिसिप्लिनरी में एनसीसी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशंस करवाना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस जस्ट ये फील्ड विजिट जैसे दिया हुआ है और फील्ड ट्रिप्स, तो इसके अंदर में ऑब्जेक्ट पहले डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, देन टाइप्स, ऐसे एक्सप्लेन करना है इन सब चीजों को। देखिए, खाली अगर इंटर डिसिप्लिनरी को लिखना है ना, अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी, तो इतने डिटेल में नहीं भरना है, सिंगल सिंगल आएगा, सिंगल भी आएगा, ठीक है, जब सिंगल आएगा ना फिर उसको डिटेल में सिंगल में जैसे आएगा साइंस क्लब आ गया, लेकिन साइंस क्लब आपका नहीं आएगा, वो जिसका टीचिंग ऑफ साइंस होता है उसका आता है अलग से, ठीक है। आप ही सकते हो साइंस क्लब का है, साइंस क्लब का फंक्शन क्या है, या लिटरेचर क्लब का फील्ड विजिट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सब पूछेंगे, ठीक है, एग्जीबिशन है तो क्या फायदा है, टाइप का आता है वैसे शॉर्ट में। एक तो पूछते हैं लॉन्ग में कि अल्टरनेटिव डिसिप्लिन होता क्या है, लेकिन इसमें से अलग अलग है। अब इस नेशनल साइंस म्यूजियम का इतना दे रखा है, इसका इतना दे रखा है, सबको लिखोगे तो लॉन्ग में तो तुम यही आंसर लिखते रह जाओगे, तो लॉन्ग में ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करके लिखना है। इसमें से बेनिफिट्स दिए हैं बस, और ये प्रिंसिपल्स बस इतना ही क्या है, और ये कुछ भी नहीं है। मैम ये फील्ड ट्रिप को थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। साइंस क्लब को भी किया हुआ है, देखो साइंस क्लब को भी प्रॉपर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सब कुछ कर रखा ये है। साइंस क्लब को भी किया हुआ है, तो क्या ये दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के चांसेस हो सकते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, फील्ड ट्रिप और ये साइंस क्लब लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, अलग से निकाल के, ठीक है, अलग से दे सकते हैं। मैम इसको तो कोऑपरेटिव एक्टिविटी में दे रखा है, को-करिकुलर, हाँ, को-करिकुलर में उसको कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको? को-करिकुलर, ये हिंदी में मीडियम है ना, करिकुलर बोलते हैं। नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला बहुउद्देशीय को-करिकुलर नहीं, पाठ्य सहगामी हाँ, पाठ्य सहगामी क्रिया। काम क्या होता है साइंस क्लब का? हमने बोला किसी कंपटीशन करना, साइंस मैगजीन पब्लिश करना, साइंस मैगजीन में निकालते हैं साल में, बच्चों से जैसे आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल साइंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं, तो साइंस मैगजीन वो पब्लिश करते हैं। वो भी तो करते हो, कोई भी चीज को रिसर्च, मतलब जैसे कि चेक वगैरह करते रहते हैं, पत्ते को लेंस में डाल के देखा, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, करते रहते हैं। नो तो बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए गए, दिखाया, मैम ज्वाइन कर दो आप, ज्वाइन कर दो, वो ज्वाइन का वो आ रहा है ना मैसेज, वो ज्वाइन कर दो आप। अच्छा, कोई वो ज्वाइन के लिए पूछ रहा है, हम लोग नहीं कर सकते, सभी करेंगे। एडमिन हाँ, एक बार बोल दो कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है मुझे, अंदर बैठ के उसको अब मैम इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, 45 मिनट होगी, वैसे ये तो हम लिख देंगे अपने आप से, इस क्वेश्चन का पता है आंसर क्या है। आ रहे हो गया, हो गए ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद फोन क्लास करना है, ये कह रहे हैं 1 घंटे बाद फोन ज्वाइन करना है, इनका मैं चलो समझ क्या करना ना पढ़ने वाले बच्चे। क्लासरूम डेकोरेशन करना, ठीक है, साइंस क्लब को अपना डेकोरेट करके रखना, टॉक्स लेक्चर्स अरेंज करना, दूसरे किसी स्कूल के अच्छे टीचर को बुला के लाना, कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज करना बच्चों के लिए, ठीक है,
साइंस जो वैन होती है, साइंस बस होती है, उसको बुलाना, बच्चों को दिखाना, ये साइंस क्लब का काम होता है। देखिए तुम लोगों ने वो साइंस वाली बस, पता नहीं कौन है अभी ज्वाइन करने वाला। साइंस बस तो नहीं देखी। साइंस बस नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो, दिल्ली गवर्नमेंट में। आप फोन करो साइंस बस बुला सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या मिनिमम समथिंग कुछ पे करना होता है। स्कूलों में आता है वो, आता है स्कूलों में साइंस बस होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसको समझाने वाला भी होता है, एक टीचर टाइप होता है, वो समझाता भी है बच्चों को क्या क्या है। मेरी जो सिस्टर है ना, उसके स्कूल में आया आया उसने बताया था कि छोटे मोटे जैसे नाइट्रोजन का उनको दिखाया था कि इसमें बहुत सारा होता है, ऐसे यूज करना है उसको। प्रॉपर वर्किंग मॉडल्स होते हैं, बस के अंदर ही पूरा सेटअप होता है पूरा अच्छे से। साइंस बस चाहो तो आप लोग अपने स्कूल के लिए बुलवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी स्कूल में बेसिकली अपने लैब होते हैं, साइंस लैब, तो उसमें सब कुछ होते हैं। नहीं लैब में तो प्रैक्टिकल आके करोगे ना, छोटे छोटे बच्चों को। मॉडल है ना, पहले हमारे जो स्कूल में था, पहले से मॉडल तैयार करते थे, हर एक इंसेक्ट मतलब पानी मतलब लिक्विड में वो मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं। सब कुछ था, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था हमारा साइंस। तो मतलब बस भी मंगवा सकते हो आप अपने स्कूल में, बच्चों को दिखाना हो तो, ठीक है। तो ये सब करता है, अच्छा लग रहा है। इसमें वो रिलेट कर पा रहे हैं ना चीजों को, कैसे कैसे क्या करना है। हाँ बिल्कुल। तो साइंस क्लब, कोई भी क्लब ऑर्गेनाइज कर दो तो उसमें ट्रेजरर होता है, तो पैसों का इंतजाम रखता है, ठीक है। पब्लिसिटी ऑफिसर होता है, ठीक है, जो पोस्टर राइटिंग, ठीक है, मैगजीन वगैरह का इसमें वो करता है। फिर सेक्रेटरी होता है उसमें, ठीक है, ट्रेजरर होगा, सेक्रेटरी होगा, प्रेसिडेंट होगा, सब हो गया। जैसे ग्रुप बनाते हैं तो सब कुछ रहते हैं, ठीक है। तो मैम ये तो टीचर भी मेंबर होते हैं उसमें, टीचर मेंबर होते हैं, स्टूडेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। ये मैम स्कूल में तो नहीं होते बच्चे, नहीं होते हैं, साइंस क्लब होता है स्कूल में। नहीं मतलब बच्चे तो मेंबर वगैरह नहीं होते हैं, बड़े क्लास के बच्चे होते हैं, 11 12 9 10 के बच्चे होते हैं, मेंबर होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़ी क्लास के बच्चों को लिया जाता है, वो होते हैं मेंबर, वॉलंटियर मेंबर्स से सब। हां वो तो करते हैं मगर प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनाते। होते होंगे नहीं बनते हैं। ट्रेजरर वगैरह देते हैं, बड़े बच्चों को देते हैं करने के लिए, कराते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने साइंस मैगजीन पब्लिश की थी ना, हम जब 12th में थे तो साइंस मैगजीन निकाली थी, हमने निकाली थी। तो सबसे कंटेंट कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको हमारे टीचर्स थे उनको देते थे, हम लोग अपना रिव्यू एक बार करते थे, जो एकदम ही डिस्कार्डेड वाला तो उसको हटा के, जो हमें समझ में आता था फिर हम अपने टीचर से फाइनल करवाते थे, फिर उसको प्रिंट करवाना, वो करवाना, पब्लिश करवाना। उस टाइम तो हर एक डिपार्टमेंट ही अपना निकालता ही था, तो उस कंपटीशन वाली बात भी होती थी, किसको प्राइज मिलता था। एक बार हमें मिला था, एक ही बार मिला ठीक है। उसके बाद फिर 12 में से तो फिर हम आगे ही चले गए थे, तो बाकी करते हैं ऐसा। वॉल मैगजीन भी होती है, वॉल मैगजीन देखिए तुम लोग, वॉल मैगजीन कैसी होती है? बॉल पेंटिंग करी है मैगजीन, वॉल मैगजीन जैसे एक फ्रेम की तरह होता है, स्टैंड होता है, उसमें कांच वांच लगा रहता है, तो हर साल पब्लिश होती है। इसके अंदर ही जो आर्टिकल्स होते हैं, मान लो ये साइज और इससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, फ्रेम लगा होता है, उसी में निकालते हैं। जैसे उसे रिटर्न मटेरियल निकालना, पब्लिश करना, हर एक को कॉपी काटना कॉस्टली पड़ता है, तो हर बार कितना करोगे? तो वॉल मैगजीन की एडवर्टाइज की वो जो फोटोज वगैरह लगाने के लिए यूज करते थे, तो प्रिंसिपल रूम के बाहर तो होती है। हां वॉल मैगजीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फील्ड ट्रिप्स है, ठीक है। फील्ड ट्रिप जो बच्चों को ले जाते हो घुमाने, ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ा रही, मैं पढ़ लेना है इसको। लोकल ट्रिप होता है, कम्युनिटी फील्ड ट्रिप जो बच्चों को ले जाते हैं ना घुमाने, ठीक है, जैसे प्लेनेटेरियम दिखाने ले गए। प्लेनेटेरियम में इसमें नहीं मेंशन है प्लेनेटेरियम, तो मैम तुम लोग गए हो प्लेनेटेरियम दिल्ली में? हां गया हूं। ये नेहरू नेहरू तारा, वो तो बेकार है, पटना वाला अच्छा है। किसने बोला बेकार है? अच्छा है, पटना वाला अच्छा है ना। इंडिया का सबसे बड़ा सबसे वो है फेमस है कलकत्ता में एमपी बिरला, वो बहुत अच्छा है ना। जू भी बहुत अच्छा है यहाँ, दिल्ली की जू, वो कलकत्ता वाला जू इंडिया का सबसे बड़ा है जूलॉजिकल वो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है ना, रियलिटी में है, मतलब यहाँ पे तो दिखते भी नहीं, तब शेर कुछ भी दिखता है जू में, लेकिन कलकत्ता जू में सब कुछ है, बड़ा है वो, बहुत बड़ा है। पटना का वो अच्छा लगा, तारामंडल। हां कलकत्ता वाला भी बहुत अच्छा है, एमपी बिरला प्लेनेटेरियम। यहाँ तो मैम 3G भी अच्छा नहीं है, 2G 3G चलता है यहाँ पर। 2D 3D तो वही बैकआउट 2D 3D उसमें चश्मा लगा के 150 रुपए में 3D। नहीं ऐसा खराब नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह देखा है ना, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मैंने कोलकाता वाला भी देखा है, मैंने गुवाहाटी वाला भी देखा है,
मैंने यहाँ वाला भी देखा है, दिल्ली वाला भी देखा है, मैंने पटना वाला भी देखा है, तो मैंने देखा है 4-5 स्टेट का ऐसे, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ, इतना खराब नहीं है, ठीक है। आपने 2 देखे हैं? नहीं, मैंने बहुत सारा देखा है, ऐसा नहीं उसमें ऐसा लग रहा था हकीकत में है वो तारे, और यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं। मैंने तो वहाँ भी देखा, हैदराबाद में भी देखा है, एक और है, मैं भूल गई, मैं हैदराबाद में भी तो गई थी, बिरला मंदिर है और उसके पास ऐसे प्लेनेटेरियम में, तो वो भी देखा हुआ है। अच्छा है, मुझे तो प्लेनेटेरियम बहुत अच्छा लगता है। आप बैठ जाओ, पूरा मतलब स्टारी स्काई होता है, तारों भरा आसमान, और जब बोलते हैं बहुत रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा फील होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्जीबिशंस। साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं, आर्ट एग्जीबिशन लगा सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं। ट्रेड एग्जीबिशन, दिवाली फेयर लगाते हैं, बच्चे कुछ बनाते हो, बेचते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। दिवाली में फूड फेस्टिवल भी लगाते हैं, कोई बच्चा अपने घर से कुछ बनवा के लाया हो, सेल भी होता है, प्लेट अपना लगाते हैं, उसे ट्रेड करना भी सीखते हैं, तो इस सब तरीके। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। कहाँ से आए हैं ये सब्जेक्ट जो आए हैं, ठीक है, पेडागोजी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आए हैं कि क्या हिस्ट्री है, फिर इसको समझना, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये सब पढ़ेंगे, ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है। पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट मतलब कैसे कैसे जो मॉडल है वो चेंज हुआ है डिफरेंट डिसिप्लिन्स का। पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, पैराडाइम शिफ्ट होगा नहीं मैम, सिर्फ ये दे रखा है, डिस्कस इन डिटेल वेरियस तो बुक खत्म होने वाली है, 4-5 पेज सब्जेक्ट 8 क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द को-करिकुलर एक्टिविटीज, हाउ इट इज हेल्पफुल इन लर्निंग डिसिप्लिन। और 8 क्वेश्चन पैराडाइम शिफ्ट नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो था ये वाला है, एक मिनट लाइव बुक देख लो ना, फिर ऐसे हवा में पढ़ाने में फिर आपको मिलेगा नहीं तो फिर कहाँ से समझोगे। लाओ एक मिनट में चेक कर लो हिंदी में। हाँ मतलब सामने होता है तो पढ़ने आसान ही रहता है। फिर देखते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट दे तो रखा है मुझे। आगे भी देखना ज्यादा से नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन मैम हिंदी वाली बुक में नहीं है। हाँ वही मैं देख रही हूँ, फिर मैं देख लेती हूँ सोच। बस पेडागोजिकल सब्जेक्ट, पेडागोजिक सब्जेक्ट। पैराडाइम से ये 2 प्रदर्शनी संग्रहालय ये शुरू को-करिकुलर एक्टिविटीज। क्वेश्चन जो हो गया और सर एक क्वेश्चन है सर वो करता है। ये रहा ना अध्ययन विषयों के ऐतिहासिक आधार है एक ये देखिए ये है आपका पैराडाइम शिफ्ट, यहाँ है 77 हिंदी मीडियम वाले बच्चे 77 पेज नंबर पे देखिए, आपको करना है हिस्ट्री एंड, देखिए इधर हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, हिस्ट्री और ओरिजिन, फिलोसॉफिकल बेस करना है, सोशियोलॉजिकल बेस करना है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव करना है, सब आपका बहुत अच्छे से दे रखा है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो ये है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अलग दे रखा है, आपको नहीं मिला, हाँ, पर ये है वेरियस बेसिस ऑफ पेडागोजिक सब्जेक्ट, यही सेम टॉपिक है, हेडिंग इन्होंने अलग डाल रखी है तो चीज वही है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन करना है, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है।
ये रहा आपको, ठीक है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सामाजिक आधार, ये रहा कल्चरल, ये सारा ही है। देखिए 77 पे देखिए हिंदी वाले बच्चे। जी मिल गया। ठीक है, मिल गया ना आपको? जी ऐसे भी क्या बात वाला मैं ढूंढूं तो मिल जाए मुझे, आप लोगों को मिला नहीं, इसके बाद पहले वाले मिला था ना, हम लोग ऊपर वाला मशीन पढ़ के आगे बैठ गए। भाई इसमें क्या दे रखा है? नवोदय विद्यालय समिति कहाँ आ गया देश में? हिंदी वाले में दे रखा है, इसमें से पढ़ा मैम, इसमें से देखा इंग्लिश में। हाँ लक्ष्य वाला है। नहीं बालाजी वाले में भगवान ने क्या दे रखा है? नवोदय विद्यालय समिति, इम्पोर्टेंस सब कुछ देखा, मतलब पॉइंट वाइज। फिलोसफिकल बेस तो दे रखा है बालाजी में, ये रहा फिलोसफी 34 पे, सोक्रेटिस एरा, ठीक है, प्री सोक्रेटिस, फिर इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी हो गया, ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो गया, फिर आगे सोशियोलॉजी दे रखा है बालाजी में भी दे रखा है, साइकोलॉजी है, ठीक है। फिलोसफिकल बेस करना है आपको, हिस्ट्रिकल करना है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल। ठीक है, फिलोसफिकल बेस देखते हैं बालाजी की इंग्लिश मीडियम की बुक में 34 पेज नंबर पे देखिए। ठीक है, प्री सोक्रेटिस एरा, ग्रीस में फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, नाम सुना होगा, हिंदी में सुकरात बोलते हैं, अगर किसी ने हिंदी के लिटरेचर में उनके बारे में पढ़ा हो तो सुकरात बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उनको सोक्रेटिस बोलते हैं। सोक्रेटिस को सुकरात बोलते हैं, जिसको जहर पीना पड़ा था सच बोलने की वजह से। बड़ा सुना नहीं हम लोगों ने सुकरात में, सोक्रेटिस के बारे में, बड़ी सभा में उनको जहर पॉइजन पिला दिया था सोक्रेटिस, क्योंकि पहले बिलीव करते थे कि जो वो बोलते वही सच है, जो बाइबल में लिखा वही सच है। अगर कोई बोलता है ना कि सन घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो सन ही घूम रहा है, तुम नहीं बोल सकते अर्थ घूम रहा है, हाँ तो मार देते थे कि तुम खिलाफ जा रहे हो उनके, ठीक है, तुम उनकी विचारधारा को तुम अपोजिट कांड, हाँ नहीं, उनको पिला दिया था, जहर दे दिया था उनको सोक्रेटिस को, ठीक है। उन्हीं के प्यूपिल या शिष्य है प्लेटो, प्लेटो सोक्रेटिस के ही शिष्य, ठीक है, पॉलिटिकल के वो माने जाते हैं, हाँ प्लेटो, ठीक है। तो सोक्रेटिस, उनको जहर पिला दिया, ठीक है, उनको जहर पिला दिया था पूरे कोर्ट में। तो प्री सोक्रेटिस एरा में भी कुछ फिलोसोफर थे जो अपनी बातें बोलते थे, लेकिन उस टाइम में बहुत डर था, डर का माहौल था, कोई आप खुल के आप अपने व्यूज नहीं रख पाते थे, ठीक है। उसके बाद है थैलेस है, ठीक है, ये भी ग्रीक के ही है, फिलोसोफर है, और इनको फादर ऑफ साइंस भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइंस, जिन्होंने नई नई चीजें कुछ बताई स्टार्ट साइंस कौन है? थैलेस, THALES, ठीक है, इनको बोला जाता है। सीवी रमन को जानते हैं इंडिया में ना, वैसे ओवरऑल बोले जिन्होंने पहले शुरू की, कुछ बातें बोली, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, बाकी सब चीजों में कोपरनिकस और बाकी सब में बहुत ज्यादा वो थैलेस, ठीक है। फिर आते हैं सोक्रेटिस, फिर सोक्रेटिस एरा में कुछ फिलोसोफर थे जो बोलते थे, फिर थैलेस है, फिर सोक्रेटिस एरा, ठीक है। सोक्रेटिस एरा में सोक्रेटिस ने क्वेश्चंस, अब आप यही करा रहे हो क्या? हाँ अभी तो ये फिलोसॉफिकल बेस हमने शुरू किया है ना, जैसे सोक्रेटिस ने फिलोसफी उनकी सोच दी, जस्टिस क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करना, क्या लाइफ आफ्टर डेथ होती है, ठीक है, इन सब बारे में वो सोचते थे, फिलोसोफर थे, ठीक है, सोचते थे ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, क्या एक से ज्यादा वर्च्यू या वैल्यू इंसान फॉलो कर सकता है एक अपनी लाइफ में, ह्यूमन एक्सीलेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग की एक्सीलेंस वो क्या कर पाएगा तो हम मानेंगे कि वो एक्सीलेंट है। इस तरीके की थिंकिंग थी सोक्रेटिस की, वो इन सब बातों के बारे में आंसर करते थे, ठीक है। फिर आती है इंडियन फिलोसफी, तो ग्रीक फिलोसफी थी, ठीक है, ग्रीक फिलोसफी के कुछ नाम इन्होंने बोले, सोक्रेटिस बोला, थैलेस बोले, ठीक है। फिर आते हैं इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में आप लोगों को याद है हमने पढ़ा था अभी सेकंड ईयर में आइडियलिज्म,
सांख्य वेदांता पढ़ा था इंडियन फिलोसफी में। सांख्य वेदांता टोटली इंडियन फिलोसफी ही है, ठीक है। तो सांख्य वेदांता के बारे में यहाँ पे फिर से आगे आपको इंडियन फिलोसफी के बारे में तो सांख्य वेदांता बता रहा है। होता है ना, वो तो मैंने दर्शन होता है, हाँ। क्योंकि योगा भी एक दर्शन है। हाँ, योगा भी एक दर्शन ही है, ठीक है। सांख्य, योग, ज्ञान, न्याय, ठीक है। पूर्व मीमांसा वेदांता, तो आप लोगों के सिलेबस में सांख्य वेदांता था, तो आप दो लोगों दर्शन को होते हैं मैम, 6 तो होते हैं आस्तिक और 3 होते हैं नास्तिक। नास्तिक के अंदर जो होता है एक जैन होता है, बौद्ध होता है, और एक होता है चारवाक। जो चारवाक कहते हैं जब तक जियो घी पियो, उसमें यही बोलते हैं, मतलब जब तक जियो घी पियो, वो चारवाक बोलते हैं ऐसा। तो घी पीते हो, मतलब ऋण लेके भी, जो वो कहते हैं दूसरा जो हमारा जन्म नहीं होगा, इसीलिए वो अच्छा मतलब जो करना है इस जन्म में तो ये वाला तो ऐश करो, ऐश करो, जो करना है कर लो, मतलब एक ही जिंदगी है। हाँ, तो वो चारवाक कहता है। और एक जैन और बौद्ध, ये तीनों जो है नास्तिक है। और आस्तिक में जो है सांख्य, न्याय, वेदांत, मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा वेदांता तो वेद का जहाँ से अर्थ होता है, तो फिलॉसफी वेदांता। तो दो तो आपके सिलेबस में आपने डिटेल में पढ़ लिया था। एक योगा है, योगा ठीक है, आप लोगों को पता है। एक है एनालिटिकल लॉजिक पे जो फोकस करता है, नया, ठीक है, नया है। फिर वैसे सिखा है, ठीक है, वैसे सिखा लिखो, वैसे सिखा, ठीक है। पूर्व मीमांसा है और वेदांता आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इंडियन फिलोसफी के बारे में बताया है। फिर जैन और बुद्धिस्ट, ठीक है, आजीविका, ये जो अभी इन्होंने बताया, कर्वाका, ठीक है। तो ये सारी 4 फिलोसफीज हैं जो नास्तिक वाले हैं और बाकी। तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, अब ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या क्या होती है? मेटाफिजिक्स, हर फिलोसफी का हम मेटाफिजिक्स पढ़ते थे ना, ठीक है, कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसमें क्या, हाँ, कहाँ से आई है। फिर एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते थे कि नॉलेज कहाँ से मिलती है, इसके बारे में बताते थे। हर फिलोसफी में बताते थे नॉलेज कहाँ से मिलती है। हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा, हमने सांख्य वेदांत में भी पढ़ा कि नॉलेज कहाँ से मिलती है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एथिक्स बोलते हैं एक्शंस हमारे, ठीक है, एक्शंस हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर फिलोसफी बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मतलब क्या ऐसे एक्शन है जो परमिसिबल है, कि मतलब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिसिबल है, उस परमिशन आप कर सकते हो, परमिसिबल। और एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक वैल्यूएबल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एस्थेटिक है, ठीक है। तो ये है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफिकल बेस में आपको ये सारी चीजें कौन सा पेपर में आता है? इसी में आता है, इसमें तो आता है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो आप फर्स्ट ईयर में हो ना, भी सेकंड ईयर में आएगा, तो सारी फिलॉसफीज पढ़ेंगे हम, आइडियलिज्म, वेस्टर्न फिलॉसफीज पढ़ेंगे और इंडियन, आपका तो हो रखा है। नहीं, मेरा तो सिलेबस में ही है। हाँ, तो करे कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका तो ऐसे ही हो जाएगा फिलॉसफी वाला टॉपिक, ठीक है। फिर आपका सोशियोलॉजी, सोसाइटी कैसे कैसे बदली है, ठीक है, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो सोशियोलॉजी कैसे कैसे बेस रहा है, ठीक है, डिसिप्लिनरी चेंज का। जैसे एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्री पे आया है ना, इंडस्ट्री से फिर, ठीक है, फिर स्किल्स डेवलपमेंट और इनसे में आया, वोकेशनल पे आया, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर लोग जो है वो विलेजेस से सिटीज में माइग्रेट हो गए, ठीक है। पहले हिंदू घाटी सभ्यता थी, नदी के किनारे, वो सब चेंज हुआ, शहरों में चेंज हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे सोशियोलॉजी, सोसाइटी हमारी कैसे कैसे चेंज हुई है, ठीक है। ये सारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। हॉरिबल वर्किंग कंडीशन है सिटीज में, सिटीज की लाइफ दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ठीक है। वर्क प्रेशर हाई है, सैलरी लो है, टेंशन ज्यादा है, ठीक है। सोसाइटी का जो एक हम वो देख रहे हैं, चेंज कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, वर्क आवर ज्यादा है, सैलरी कम है, ठीक है। हाँ, सुबह से, इसीलिए तो मैम ये कानून भी तो आता था वर्क आवर के लिए। नहीं, हमारा तो स्कूल सब सैटरडे संडे दोनों छुट्टी करते हैं ना, टीचर वीचर सबके लिए सब अच्छा हो जाए, और आगे भी कर दे, बड़े क्लासेस के लिए भी हो गया ना, तो सही है। एक तो 2 सेकंड फोर्थ होती है, दो में कलर एक्टिविटी होती है, वो छुट्टी। ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उनका नाम सुना होगा आपने, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है।
तो उन्होंने बहुत डिटेल में अपनी व्यूज रखी है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स बहुत सी चीजों पर अपने व्यूज रखे, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ोगे ना, उनके व्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वैसे हैं, ओपिनियटेड थे बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, ठीक है। आर्मी सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे भी बहुत डिटेल में लिखा है, ठीक है। एमिली डर्केहम है, ये है फ्रेंच एक फिलोसोफर सोशियोलॉजिस्ट है। मैक्स वेबर है, ये जर्मन है, ठीक है। और मैं हम इंडिया में होंगे, इंडिया किसी को नहीं पढ़ते। इंडिया में होंगे हम, इंडिया किसी फिलोसोफर को नहीं पढ़ते। इंडिया के फिलोसोफर को पढ़ते हैं, जैसे हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आइडियलिज्म क्या पढ़ते हैं, तो गांधी जी, विवेकानंद सबके बारे में पढ़ते हैं, अरविंदो घोष के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो ये जो है हमारे जो चाणक्य थे, ये सारे जो बड़े-बड़े थे, इनके बारे में कहाँ आते हैं? हाँ वही, वो चीज नहीं है, लेकिन बाकी जैसे हम अभी जो फिलोसफी पढ़ेंगे ना सेकंड ईयर में, उसमें गांधी जी, विवेकानंद, अरविंदो घोष सबके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म तो पूरा उनके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ाई है हमने सारा, उसमें पढ़ेंगे। हाँ प्रगतिवाद, ठीक है, सब नेचर ने किया है। तो ये सारा सोशियोलॉजी में आपको लिखना है, सोसाइटी कैसे कैसे चेंज हुई है, ठीक है। और कुछ हमें सोशियोलॉजिस्ट के एग्जांपल्स देने हैं। मैक्स वेबर है, ठीक है, ये दो चार नाम आपको लिखने हैं। सोशल ग्रुप, मैक्स वेबर ने बोला था कि सोशल ग्रुप, जिस सोशल ग्रुप में रहोगे ना, वो आपके उसको इफेक्ट करेगा, पीपल के ओरिएंटेशन को इफेक्ट करता है ऑब्वियसली। जब साथ में रहते हैं, ग्रुप है लोगों का, तो जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा, उनकी सोच आपकी सोच को इफेक्ट करती है, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन को चेंज कर देती है, आपके डायरेक्शन, आप जो करना चाहते हो, जैसे सोचते हो, तो बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज का, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजिकल भी। साइकोलॉजिस्ट में या प्लेटो, हिप्पोक्रेटिस, इनका एग्जांपल दे रखा है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट को मनोविज्ञान, ठीक है। तो एक्टिविटीज ऑफ माइंड को पहले के साइकोलॉजिस्ट जैसे प्लेटो हो गया, हिप्पोक्रेटिस हो गया, इनको ने थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ड्रीम, इन सब में बोला कि मेंटल एबिलिटीज ये सारी है, दिमाग क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में पहले उन्होंने इन सब फॉर्म में एक्सप्लेन किया। एक्टिविटीज ऑफ माइंड, हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सोक्रेटिस, प्लेटो, ठीक है, इन पे ज्यादा ये सोल, आत्मा पे भरोसा नहीं करते थे, ठीक है, माइंड को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। रीजनिंग एबिलिटी इंसान की, ठीक है, उसको बोलते थे कि वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सोल, आत्मा ये सब नहीं होती है। और प्लेटो को बहुत इंटरेस्ट था जानने में कि ह्यूमन माइंड जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, कि हम कैसे बिहेव करते हैं, माइंड हमारा कैसे कंट्रोल करता है। मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे स्पिरिचुअलिज्म क्या बोलता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, आइडियल रहो, स्पिरिचुअल तो आध्यात्म कहता है, ठीक है। मटेरियलिज्म क्या कहता है, एक ही जिंदगी मिली है, जितनी चीजें मिल सकती है, कार खरीदो, बंगला गाड़ी सब खरीदो, मटेरियलिज्म ये कहता है। तो उसके ऊपर कैसे बैलेंस बनाना है, और ये सब सारी चीजें पहले उन्होंने ट्राई की थी, डुअलिज्म की बात बोली थी, ठीक है, बताने की कोशिश की थी। और उन्होंने बोला था, ठीक है, प्लेटो ने बोला था कि साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, ये किस चीज का रिजल्ट है, माइंड की एक्टिविटीज का रिजल्ट है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है, जो इंडिविजुअल को हेल्प करेगा अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में, एक्सपीरियंस करने में, समझने में। ठीक है, साइकोलॉजी एक मतलब ऐसे नाम से स्टडी नहीं होती थी, पर हर कोई माइंड के बारे में स्टडी करता था कि कैसे है, कैसे इमेजिन करते हैं लोग, कैसे सोचते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, हो गया। नहीं मैम, वो गलती से हाथ लग गया, पता नहीं क्या आ गया। Am I audible and visible, online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा ऐसे
मैं मोदी जी का बोला है, कह रहे वोट दो, एमएससी का मोदी कह रहे मैं मोदी जी बोल रहा हूँ वोट दो बीजेपी को। ये कैसे फोन आ रहे? कह रहे नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो साइकोलॉजी के बारे में स्टडी पुराने जमाने से हो रही है, पर ऐसे नाम देके कि ये जो हम माइंड के बारे में स्टडी करते हैं ना, इसको आगे जाके साइकोलॉजी बोला जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, उनको क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कैसे माइंड बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सब जानने की तो सोचते थे कि क्या हो सकता है इसका रीजन। ठीक है, फर्स्ट जब साइकोलॉजी स्टार्ट हुई ना, तो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी बना था 1879 में जर्मनी में। कैसे कैसे हुआ डेवलप, तो फिर हुआ कि साइकोलॉजी एक ब्रांच है, तो बहुत कुछ है स्टडी करने को, रिसर्च करने को, जानने को, ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, कैसे हम कोई चीज सीखते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वहीं पे स्टडी हुई थी, माइंड की स्टडी की और बाकी सब चीजें। ठीक है, ब्रीफ एनालिसिस ऑफ दिस अप्रोचेस है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म है ये कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और इनकी स्टडी करता है, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और इसमें देखते हैं कैसे ये इफेक्ट करता है, ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में दोनों चीजें आती है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो कैसे स्ट्रक्चर है। हाँ, तो वो बता रहे हैं साइकोलॉजी में क्या तो रोल है, क्योंकि मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेन का पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इसका आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो। ये तो फिजियोलॉजी में आता है। फिर फंक्शनलिज्म, हाँ मतलब साइकोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसके हर चीज जानना, जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो रिसर्च में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर फंक्शनलिज्म वो काम कैसे करता है, फंक्शंस ऑफ माइंड। ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म में कैसे आपका माइंड आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या बोला था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, एक फिलॉसफी, एक साइकोलॉजी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तुम लोगों ने, सुल्तान वाला एक्सपेरिमेंट याद है, वो उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहता है कि चीजों को पार्ट में ना देख के एज ए होल देखने की कोशिश करिए, पूरे को एक साथ। तो सुल्तान क्या करता था, उसके डंडी टूटी हुई थी अलग अलग पार्ट्स में, बनाना दूर था, उसने क्या किया था, सबको उठाया, जोड़ लिया और बनाना खींच लिया था, ऊपर भी था तो जोड़ के उसने उतार लिया था। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या थ्योरी कहती है कि चीजों को एज ए होल देखने की कोशिश करो, पूरे को एक साथ विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, पार्ट्स को जोड़ के देखने की कोशिश करो कि ओवरऑल सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये हमने उसमें पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस में नॉर्मल ह्यूमन साइकी अंटिल द अराइवल ऑफ क्लिनिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंटल पेशेंट। ठीक है, साइको एनालिसिस, मान लो किसी को कोई दिक्कत है पर्टिकुलर टाइप की, ठीक है, पागल हो गया, ऐसे बिहेव कर रहा है, वैसे बिहेव कर रहा है, उसकी स्टडी होती है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है उसको, कौन सा ऐसा ट्रॉमा है या कोई सी ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से इंसान की हालत हो गई, कोई ऐसे बिहेव करने लग गया, मेमोरी लॉस हो गया, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पैराडाइम शिफ्ट, तो पैराडाइम एक डिसिप्लिन में बोले तो कितना सारा करने को है, ऐसे सब्जेक्ट ही इतना बड़ा बड़ा है, सोशियोलॉजी हो गया, ये साइकोलॉजी हो गया, ये फिलॉसफी हो गई, इतने बड़े बड़े आपस में ही इतना बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बिहेवियर कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, फ्री विल एंड नॉट बाय द अनकॉन्शियस और बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, अपने बिहेवियर को अपने आप कंट्रोल करना। ठीक है, एनवायरनमेंट की सिचुएशन से इफेक्ट होके, मान लो किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं गुस्सा हो गई, देखो एनवायरनमेंट ने कंट्रोल किया ना मेरा बिहेवियर, मैंने तो नहीं किया। तो अपने बिहेवियर को ऐसा बनाना चाहे एनवायरनमेंट ना कंट्रोल करे, हम अपनी विल से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा फिर तो सोचो क्या कमाल ही हो जाएगा। इंसान कितना भी कर लेता है, कितना बड़ा भी हो जाए, मैच्योर में जैसे भी कभी अफेक्शन है, रोना है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं हो जाते हैं, इंसान चुप लगा जाता है, कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट ने ही तो इफेक्ट कर दिया अल्टीमेटली। ऐसा कौन सा विल पावर है जो तुम में तो हो ही नहीं सकता 100%, फिर या तो इंसान पत्थर ही हो जाए बिल्कुल, इंसान बन के तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी। हाँ, वो होता है कि मैच्योरिटी के साथ साथ आप कंट्रोल करना सीख जाते हो चीजें, दूसरे को नहीं दिखाते पर अंदर अंदर तो इफेक्ट होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज होती है। एजुकेशन इसमें दे रखा है, पर एजुकेशन तो इसमें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव दे रखा है, एजुकेशन नहीं दे रखा है। ठीक है,
एजुकेशन में इन्होंने फिर गुरुकुल एजुकेशन की बात की, जब उपनयन संस्कार होते थे, जब गुरु पढ़ाने के लिए बच्चे को लेता था तो उपनयन संस्कार करता था, वो है। फिर इसमें आपके सारे पॉलिसीज डाल दिए, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, थोड़े थोड़े सब डाल दिए इन्होंने। वोकेशनल एफिशिएंसी और ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, तो सब पढ़ रखा है कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन में ये सारी चीजें लिखनी है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम हिंदी में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी देखते हैं बुक में, ठीक है। बाकी एजुकेशन में ये सारा लिखना है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हिंदी के बुक में एक बार देख लीजिए, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी नेक्स्ट क्लास में एक बार हिंदी की बुक दीजिए, देखते हैं कहाँ पे है। ये देखो फिलोसफिकल फाउंडेशन मैंने बोला ना अभी, तो फिलोसफिकली बोला मैम पेज नंबर क्या है? अच्छा, प्रैग्मेटिज्म इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफीज भी दे दी है हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत थोड़ी है, फिलोसफी तो पूछ रहा है आपकी बुक में, जो आप देखना कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिरुचि के बारे में, मोटिवेशन, सोशियोलॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों का जैसा है ना वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दो। इसका मैम क्वेश्चन क्या है? ओके मैम, ठीक है, ये कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। ओके मैम। क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, और व्हाट आर द बेसिस, तो फिर फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और एजुकेशनल बताना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या क्वेश्चन? शिक्षा शास्त्र में दर्शन का क्या महत्व है? दर्शन का महत्व नहीं, जो शिक्षण विषय है ना, ठीक है, उनके ओरिजिन में या मतलब उसमें इनका क्या बेस है, क्या रोल है दर्शन का, ठीक है, सोशियोलॉजी का और एजुकेशन का क्या रोल है। तो पहले से पेपर मैम लीक हो गया, तो ये देखो ये आया हुआ है, देखो इधर पीछे पेपर में है ना, वेरियस बेसिस ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स, बेसिस में सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, बेकार हो गया। मैम ये आया है शिक्षा बालाजी शास्त्र, लक्ष्मी दलाल में तो मिल ढूंढ दिया ना। हां मैम ये वाला है ना, शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन में विषयों के सिर्फ एक ही चीज है एजुकेशन बेस्ड, नहीं तो फिलोसफर सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं है। एक पेज है वो भी बस। मैम हिंदी में भी क्वेश्चन बता दो आप। चेंज करो आप बता दो, अब मैं हां क्या बता दो, शिक्षा स्कैनिंग और शास्त्र स्ट्रीम क्या होगा वो पढ़ लेंगे नेक्स्ट। स्कीमा, हाँ ये बताया वो तेरा स्कीमा नहीं, स्कैनिंग स्कीमा। अरे वो था जैसे कि कोई भी किताब है उसको मतलब एकदम से देख के हम सारे टॉपिक को ना पढ़ के एकदम से पूरा ऐसे देख के याद आ जाता है। स्कैन करना मतलब ओवरऑल कंटेंट को देखते हो, ओवरऑल की क्या है वो स्कैन होता है, एंड स्कीमिंग होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ढूंढते हो आप किसी कंटेंट में जल्दी जल्दी, और दोनों स्पीड रीडिंग है। जैसे अनसिन का जो क्वेश्चन पूछा उसी का पर्टिकुलर आंसर ढूंढ रहे हो है ना, तो पर्टिकुलर कंटेंट के लिए तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दैट इज स्कीमिंग। और स्कैनिंग होता है कि मैंने इसमें पेपर पकड़ा दिया, कह रही है देख लेना, तो अब मेरे टाइप का स्टाइल नहीं है, मैं ओवरऑल मैंने हेडिंग हेडिंग ऐसे देख लूंगी जैसे ये है इस कंटेंट में। ओवरऑल स्कैनिंग क्या होता है, ओवरऑल जानने की कोशिश करते हो जल्दबाजी में कि इसके अंदर क्या है। स्कीमिंग क्या होती है, मुझे पता है कि अच्छा मुझे वो ढूंढना है इसलिए मैं बुक लेके बैठा हूं, तो मैं जिस पैराडाइम शिफ्ट वर्ड है मैं वो ढूंढूंगा कि ढूंढ रहा हूं कि वर्ड कहां है, जल्दी जल्दी में वो होती है स्कीमिंग। अब है मतलब दोनों होती स्पीड रीडिंग ही है, दोनों रैपिड रीडिंग है। स्कैनिंग में हम ओवरऑल कंटेंट पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है पूरे पेज में। स्कीमिंग में मुझे वो पैराडाइम शिफ्ट है ना मैम पढ़ा रही है, मेरे को जल्दी जल्दी वो वर्ड ढूंढना है कि वो कहां है, तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड वगैरह सर्च करते हैं, वर्ड टू हां तो वो बोलते हैं स्कीमिंग। हो गया क्लियर? ठीक है, क्लास रीडिंग में होता था जब ध्यान नहीं रहता था तो लास्ट वर्ड सुन लेते थे, ठीक है, तो अंतिम पैसेज में भी हम यही करते थे, ये पूछा था इसी से रिलेटेड यही आंसर मिलेगा इधर। वही होता है। नहीं है ना, फ्रेंड्स बोलते हैं ना मैं बुक चेंज कर दूं। अच्छा ये तुम्हारा फिलॉसफी वाला तो दे रखा है काफी,
मैं वो ओनली फिलोसफी वाला है, एजुकेशन से रिलेट करके, नहीं तो कुछ भी नहीं है इसमें। वो भी एजुकेशन से रिलेट करके है, जैसे आपने बताया वैसे नहीं है। इसकी बुक से फोटो ले लो। इसकी तो हिंदी में ना, तो इंग्लिश वाली किसी से ले लो। इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है इंग्लिश वाले समझाया ना बालाजी वाले से। हाँ तो मैं तो बोलते मैं बुक चेंज कर दूंगा। ये फिर पता चला कोई और इसमें नहीं, तो इसमें मिल गया तुम्हें, ऐसा थोड़ी होता है। एक सब तो किसी में नहीं मिलता। हमने सब बुक्स इतने साल हो गए मेरे को यहाँ पे। पहले हम लक्ष्मी चलाते थे, मैं बताऊँ, पहले लक्ष्मी चलाते थे, फिर बच्चों को मिलता नहीं, तो उसी से बालाजी में एटलीस्ट उससे ज्यादा कंटेंट ऑक्युपाइड होते हैं। हमने बहुत सोच समझ के फिर बालाजी लगाया है। इसमें ज्यादा होता है, लेकिन होता है उसमें ना थोड़ा थोड़ा है। आपने पहले पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक, वो भी नहीं है पूरा अच्छे से, मतलब आपने इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेस बता, कुछ भी नहीं है इसमें। तो वही तो कह रहे हो, फोटो क्लिक कर लो, मैं भी बात का कुछ मिलेगा तो इसमें नहीं मिलेगा। अब जो आप सेकंड लास्ट पढ़ाओगे ना, वो मल्टी वाला जो अभी रात मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें से इंटरडिसिप्लिनरी है इसमें बालाजी वाले में। अच्छा हाँ फिर वही है मल्टी वाला। Excuse me, ma'am. यस, ये रहा बालाजी। हिंदी में बता मैं। अच्छा हिंदी में, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। ये रहा मैम, इसमें एजुकेशन वाला पार्ट भी लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है आपके सिलेबस में। जी लिखना है, मतलब वैदिक टाइम का भी लिखना है और अप टू मॉडर्न ना। ये तीन तो मैंडेटरी है जो सिलेबस में मेंशन्ड है पूरे आपके बेस। और एजुकेशनल पार्ट भी लिखना है, लेकिन एजुकेशनल लिखना है, एजुकेशनल की है इसमें। मैम इसमें सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है। सिलेबस में मेंशन है। ओके, दो क्वेश्चन ऐड कर दो। मैम ये सारी डिटेल देंगे, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी, सारी डिटेल। थोड़ा थोड़ा देना, इतना डिटेल दोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिखना, इतना डिटेल में नहीं लिखना। ये Every तीन point- ऑलरेडी है, इतना डिटेल में एक एक लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं मैम, पॉइंट सारे हाईलाइट करने हैं इसमें। हाँ पॉइंट सर्व शिक्षा अभियान लिखो, उसका 4 लाइन लिखो, खत्म। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, किस चीज में फोकस करता है, बस खत्म। मिड डे मील थोड़ा सा लिखो, खत्म। ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि सारे बच्चे स्कूल आए, मिड डे मील की दो लाइन 4 लाइन खत्म। इतना लिखोगे तुम तो लिखते ही रह जाओगे, इतना नहीं लिखना है। 16 नंबर में 3-4 पेज। हाँ ठीक है, सब नहीं लिखना, जितना डिटेल बुक में दे रखा है आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। मैम फिर मेन पॉइंट्स कौन कौन से, मैम फिर मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मैम फिर मेन पॉइंट्स कौन कौन से? इसमें तो बहुत सारा है, लोक जम्बिश प्रोजेक्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ठीक है, लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ है, मिड डे मील पढ़ा हुआ है। लोक जम्बिश प्रोजेक्ट क्या है? महिला, ज्यादा सरदर्दी मत करो, एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको छोड़ दो। मैम जो सपोज बड़ा है तो पता है कोई तो बस हम सॉरी सैल करते हैं, मतलब आंसर को ना एनहांस करने में बहुत, मतलब एक वर्ड कितना बढ़ा सकते हैं, 4-5 वर्ड। ठीक है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना, जो आपको पता है वही पॉइंट्स डालो, ऑलरेडी वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ठीक है मैम, और हिंदी की बुक में तो कोई टॉपिक ही नहीं दिया हुआ। क्या हुआ? अच्छे लगते हैं। मैम प्लीज एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, रीडिंग एंड राइटिंग रिलेशनशिप। अच्छा, अभी हमने कुछ उल्टा बोल दिया शायद। पहले हमने यही करा। ना स्कैनिंग स्कीमिंग उल्टा बोल दिया हमने। स्कैनिंग में पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, स्कीमिंग में ओवरऑल कंटेंट ढूंढते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने उल्टा बोला ना कुछ? हाँ आपने ना मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बोला नहीं, वो नहीं। ठीक है, स्कैन करना, पर्टिकुलर एक वर्ड को स्कैन करना, वही फाइंड आउट करना। स्कैनिंग वो स्कीमिंग है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसका नंबर स्कैन करके बराबर। हाँ ढूंढ रहे हो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, दैट इज स्कैनिंग। और वो जो कंटेंट है पता लगा रहे हो, दैट इज स्कीमिंग। ठीक है, आप बोल रहे थे रीडिंग एंड राइटिंग का रिलेशनशिप ना, देखिए
अच्छा राइटर बनने के लिए, लिखने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी बोलते हैं हमें कुछ लिखना है, मतलब मुझे कुछ आर्टिकल लिखना, मैं जितना ज्यादा अगर मैंने बुक्स पढ़ी होंगी ना, मुझे उतना इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, नॉलेज ज्यादा होगा, मैं उतने अच्छे से लिख सकती हूँ। और एक बात, जब आप रीड करते हो ना तो किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन Where is ma'am?